चलो ठीक है, 1% हमने मान भी लिया है कि ये अच्छा है। वादे तो हमेशा किए जाते हैं कि हम जी पद पे आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम पद पे आ जाएंगे तो हम वो कर देंगे। सारे लोग ये कहते हैं कि हम उत्तराखंड को महाराष्ट्र की तरह बनते हुए देख रहे हैं कि भाई जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो पीटे जाओगे। हमारी तो पीढ़ियों ने भी इन राष्ट्रीय दलों को वोट दिया, पीढ़ियों ने। सही बात है। और इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? एक छोटा सा कानून हम मांग रहे थे। अस्तित्व अगर सुरक्षित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। और ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे? हम पहाड़ी रह पाएंगे फिर? ये जो कुर्ता हमने पहना है ये तो समाज ने पहना है, कोई चॉइस थोड़ी नहीं थी हमारी कि हमें नेता बनना है, नेतागिरी करनी है। जब सत्ता में हाथ में होगी, एक हफ्ते में ठीक कर देंगे हम। हमें वही सम्मान चाहिए जो बाकी हिमालयन स्टेट्स को मिल रहा है, जो बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं जिनको सम्मान मिल रहा है, जितना वही सम्मान हमें चाहिए। ये भी नारा दिया है कि उत्तराखंड में रहना होगा तो जय पहाड़ी कहना होगा, या जय पहाड़ी कहना। सदन में अगर ऐसे नपुंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हम लोग भेजेंगे जिनको समाज से लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ऐसा ही तो हाल रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आज आईटीजी टॉक्स पर हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनको लगातार हम काफी समय से सोच रहे थे कि उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, और लगातार आपके भी कमेंट आते थे कि क्यों नहीं हम उनको बुला रहे हैं, क्यों नहीं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज के मेहमान हैं उक्रांद से आशीष नेगी जी। इनसे बात करने से पूर्व कुछ बातें जो है मैं इंट्रो में कहना चाहूंगी। एक छोटा सा परिचय जो है मैं इनका देना चाहूंगी। परिचय कुछ इस तरह से है कि आशीष नेगी एक ऐसे युवा हैं जो कि एक कह सकते हैं कि मॉडर्न दुनिया में पले बड़े हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की है, बने भी हैं, काम भी किया है, अपना स्टार्टअप भी किया है, कई तरह के काम भी किए हैं, लेकिन वापस लौटे हैं अपने जल जंगल के लिए, अपनी जमीनों के लिए। बात करते हैं कोदू झंगोरू की, बात करते हैं पहाड़ की, बात करते हैं उन मुश्किलों की जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता, बात करते हैं हमारे गैरसैंण की, और बहुत सारी ऐसी बातें जो अक्सर दबी रह जाती हैं। आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, उन मुद्दों पर खुलकर उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि क्यों आखिर आशीष नेगी एक बढ़िया सी नौकरी को छोड़ के, एक बढ़िया सी जीवन को छोड़ के वापस अपने इन पहाड़ों में आए हैं, इन मुसीबतों को झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कई मुकदमों को झेल रहे हैं, और क्यों बार बार पहाड़ की आवाज उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लगातार हम जैसे युवाओं की आवाज बन रहे हैं, मंच दे रहे हैं और जनता तक कनेक्ट करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि एक बढ़िया सी नौकरी अच्छा खासा कर रहे हैं, और सबसे पहली बात कि जब युवा अपनी 12वीं करता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात होती है कि अब एक होनी चाहिए सुरक्षित नौकरी, बढ़िया सा काम। तो एक सुरक्षित सी नौकरी मिल चुकी थी, अपना स्टार्टअप भी किया, तो उसके बाद वापस क्यों पहाड़ की तरफ लौट आए? क्योंकि अगर देखा जाए पहाड़ों में एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर रोजगार करना है, एक अच्छी खासी नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है, परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना है, तो पहाड़ से निकलना पड़ेगा। आप पहाड़ से निकले अच्छी नौकरी की, लेकिन वापस पहाड़ में आ गए, क्यों? देखिए, ऐसा है कि इंसान को ये समझना होगा, या पहाड़ के लोगों को ये समझना होगा कि एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, जी। सांस्कृतिक जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में आप कभी भी तरक्की पा सकते हैं। हमने अपने आप को प्रूव किया। मैं गांव से निकला, मेरे जब हम पहली बार देहरादून आए थे तो मेरी हिंदी में पहाड़ी टोन आती थी और लोगों ने मजाक बनाया उस चीज का कि अरे लहरती भी हिंदी बोल रहे हैं, सुधारो इसको। तो उतना ज्ञान नहीं था, सुधारा। फिर दिल्ली गए तो अब तो यहाँ इंग्लिश चाहिए। अगर आपको अच्छी कंपनीज में जॉब करनी है तो इंग्लिश चाहिए, कम से कम आपको आनी चाहिए। जीडी राउंड होंगे, ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की है वो अलग है, पर आपको इंग्लिश तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी आपकी उसमें होनी चाहिए। वो भी किया। सब कुछ करते करते ये रियलाइज हुआ कि एक दिन ये लैपटॉप के अंदर ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। पहाड़ को धंसते हुए, धड़कते हुए, वो वादियां, वो संस्कृति से दूर होना इतना खलता था कि मैं बता नहीं सकता। मैं हमेशा ये लगता था कि एक दिन पहाड़ के लिए जाएंगे और कुछ करेंगे। तो वापस आया, देखा स्थिति बहुत खराब है।
भू कानून सोशल मीडिया पे उन दिनों चल रहा था और हम वो पहले लोग थे जिन्होंने जमीन पे भू कानून पे ऊपर प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी बढ़ती रही कि वास्तव में हम क्या मांग रहे हैं आज सरकारों से। वोट हम इनको हमेशा से देते आ रहे हैं। हमारी तो पीढ़ियों ने भी इन राष्ट्रीय दलों को वोट दिया है, पीढ़ियों ने। सही बात है। और इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? एक छोटा सा कानून हम मांग रहे थे, कुछ नया नहीं मांग रहे थे। तुमने जो छीना है हमसे वापस दे दो। फिर हमें ये पता लगा कि ये तो हमारी पूरी ही जो पहाड़ियत है, जो पहचान है, इसको धूमिल करने पे लगे हुए हैं और खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो देखो, अस्तित्व अगर सुरक्षित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, और अस्तित्व अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? दिल्ली देहरादून में सेटल होके, बेंगलोर में सेटल होके या विदेशों में सेटल होके, जब आपका राज्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। अगर हमारी पहचान उत्तराखंड से है, पहाड़ों से है, और ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे? हम पहाड़ी रह पाएंगे? फिर जब घर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर फिर रिश्तेदारी को सुरक्षित करके क्या ही फायदा? फिर मैंने ये सोचा कि लोगों ने पहाड़ को अपना बुढ़ापा तो दिया है, रिटायरमेंट पे हर कोई चाह रहा है कि मैं आप पहाड़ों पे रहूं, पर किसी ने इस पहाड़ से निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं किया, और इसने किसी ने भी अपना समर्पण नहीं दिया पहाड़ को, अपनी जवानी नहीं देनी चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। धीरे 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 करके आप देख ही रहे हैं, ये जो कुर्ता हमने पहना है ये तो समाज ने पहना है, कोई चॉइस थोड़ी ना थी हमारी कि हमें नेता बनना है, नेतागिरी करनी है। अब दमन हमने नहीं झेला, सिद्धांतों पे रहे, डरे नहीं, दबे नहीं, बिके नहीं। वही चीज जनता को पसंद आ रही है, और आज एक नई लहर, नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद की किरण। कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप जो है, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप राज्य के लिए आना चाहिए। अब ट्रेंड वाली बात है। पॉडकास्ट आज से पहले नहीं होते थे, आप लोग लाए हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग की है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्रांति की शुरुआत कहीं होगी तो मैं कह रहा हूं, हमारा सबका खून क्रांतिकारी है। उत्तराखंड का कोई एक घर नहीं बचा था जहां से लोग राज्य आंदोलन में नहीं कूदे। सही बात है। और वो क्या होता है ना कि एक खेत जब बंजर पड़ जाता है पूरी तरह से, जब उसमें वापस हल जोता जाता है तो वापस फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल, प्रकृति हील कर देती। वही चीज हमारे साथ हो रही है, और एक जनरेशन बिल्कुल चुप रही और अगली जनरेशन जो है खुल के बोल रही। तो कहीं ना कहीं अब परिवर्तन की जो लहर है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रदेश के प्रति जो भी चिंतित रहेगा, अब चिंताएं, मैं ये कह रहा हूं कि आज से पहले नहीं तो गांव में क्या होता था, माहौल में क्या होता था, जब चुनाव आता था उससे 2 दिन पहले चर्चाएं होती थी। पर आज स्थिति प्रदेश में ऐसी है कि 2027 का चुनाव कहाँ है, 1-1.5 साल है, और आज से हम उस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जागृत हो चुकी है कि वास्तव में परिवर्तन करना है तो सत्ता से करना है। पहले जो लोग बोलते थे अरे हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्यों? समझ में आ रहा है कि एंड सॉल्यूशन क्या है। जब सत्ता में हाथ में होगी, 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे हम सब चीजें। वो अव्यवस्थाएं अस्पतालों की, वो सड़कें जहां नहीं पहुंची हैं, जहां तक युवाओं में रोजगार नहीं पहुंचा है, जो संस्कृति का दमन हो रहा है, जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब अगर संकल्प बांध लें तो ये 1 हफ्ते का काम है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका ध्येय नहीं है बिल्कुल भी। जो बदलती आई हैं कुर्सियां, इनका कभी पहाड़ के प्रति ध्येय नहीं रहा। कोई तो आना चाहिए जिसका पहाड़ के लिए दिल धड़कता हो, जो जीने और मरने की कसमें खाता हो इस पहाड़ के लिए। और है क्या हमारा अस्तित्व? क्या है? आपका नाम सीमा रावत है, मेरा नाम आशीष नेगी है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, और एक दिन क्या है, एक दिन सबने घाट पे जाना है, इसी गंगा में विलय हो जाना है, इन्हीं पहाड़ों में समा जाना है। यही तो है हमारा अस्तित्व। सही बात है। कुछ लोग संघर्ष करके जाएंगे, कुछ लोग चुप बैठ के जाएंगे, जाना तो वही है। क्यों ना आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देके जाए, संस्कृति के लिए लड़के जाएं, भाषा को वो सम्मान दिला के जाएं, और आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा भविष्य देके जाएं। सर, सुनहरे भविष्य की बात जब हो रही है, और हम ये कहीं ना कहीं जरूर मानते हैं कि अगर किसी राज्य को बने हुए 24-25 साल हो चुके हैं, और अभी 1 महीने बाद हमारा राज्य 1 साल और बड़ा हो जाएगा, 1-2 महीनों बाद,
लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बात कही है, सड़क की बात कही है, स्वास्थ्य की बात कही है, हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं। अभी पिछले दिनों की ही खबर है कि चमोली के गैरसैंण से एक महिला ने रोड पूरी तरह से ना खुलने की वजह से और वो स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से सड़क किनारे एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बच्चा जो एक बिना माँ के पलने के लिए मजबूर है। ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं हम्म, जहाँ पर डंडे कंडी के सहारे आज भी महिलाओं को, मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम्म। तो क्या लगता है कि ये वादे तो हमेशा किए जाते हैं कि हम जी पद पे आ जाएँगे तो हम ये कर देंगे, हम पद पे आ जाएँगे तो हम वो कर देंगे। लेकिन कितना खरे उतर पा रहे हैं? आप देखिए, गैरसैंण में जब उन महिला की मृत्यु हुई, क्या वो पहली महिला थी जिनके अस्पताल के अभाव में दम टूटा? पूरा गैरसैंण, पूरा चमोली, पूरा पहाड़, सबसे कठिन जीवन अगर जीती हैं तो महिलाएं जीती। वो महिला है जिसने पहाड़ की संस्कृति को और पहाड़ के खेतों को चलता हुआ कर रखा है, जो जीवन देती है, जो जीवनदायी है। और इतना कष्ट झेलना पड़ता है, हमने अपनी सामने आंखों के सामने देखा है। हम हायर हिमालय से आते हैं तो वहां पे तो जब महिलाएं घास की जो भारी होती है ना, उसके समेत गिर जाती है, किलोमीटर किलोमीटर खाई में गिर जाती है। कभी खेत में जाती, कभी सांप ने डस लिया। हाल ये है कि पूरी कर्णप्रयाग विधानसभा में एक बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। 15 साल से हमने एक विधायक बना रखे, भाजपा के भी बनाए, कांग्रेस के भी बनाए। एक अस्पताल बता दो मुझे पहाड़ में जहां पे इलाज मिल जाए। पहाड़ की कंदराओं में अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई चोटिल होता है, तो रास्ते रास्ते दम तोड़ देता है। क्या करते हैं हमारे नेता मंत्री? एक शब्द नहीं बोलते। क्या ये आपको नहीं लगता ये विषय सदन में उठना चाहिए था? बिल्कुल। उस महिला का ने वोट दिया था ना, उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। हमने इतनी महिलाओं को, इतने पुरुषों को जो बकरवाल होते हैं, इतने लोगों को अपने परिवार को खोते हुए देखा है, अपने हाथों में वो लगा हुआ खून भी देखा है। और उस समय वो लाचारी भी महसूस की है कि यार वास्तव में इन्होंने, मतलब हमसे क्या दुश्मनी है इनकी? क्या मांग रहे हैं हम? अस्पताल तो मांग रहे हैं, राजधानी गैरसैंण मांग रहे हैं। आप हम पे सवाल उठाए जाते, तुम राजनीति कर रहे हो, किसी के मरने पर राजनीति कर रहे हो, शहीदों के ऊपर राजनीति कर रहे हो। अरे हमारी राजनीति खत्म कर दो ना, गैरसैंण राजधानी दे दो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करो, जल जंगल जमीन का अधिकार हमें दो, सशक्त भू कानून लाओ। गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया, राजी, बोक्शा, थारू जैसी जो लैंग्वेजेस हैं उनको राज्य भाषा का दर्जा दो। हमें वही सम्मान चाहिए जो बाकी हिमालयन स्टेट्स को मिल रहा है, जो बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं जिनको सम्मान मिल रहा है, जितना वही सम्मान हमें चाहिए। हमारा स्टेट आज हिंदी भाषी राज्य है। हमारी भाषाएं हैं, तभी भी हमें दर्जा नहीं मिल रहा है। बोलते हैं तुम्हारी लिपि नहीं है। अरे लिपि नहीं है तो बना दो ना, हम देते हैं बना के। मराठी और 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनको देवनागरी लिपि में लिखते हैं और उनको भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो हमारी भाषा को भी देवनागरी कंसिडर कर दो। नहीं है तो हमने बोला कि हमारी जो लिपि है वो टांकरी है। गढ़वाल के गढ़ों में, कुमाऊं के गढ़ों में और जम्मू कश्मीर से लेके पूरी हिमालयन जो लैंग्वेज है वो टांकरी थी, शिलालेख लिखे गए हैं। तो उसी को कंसिडर करके हमारे राज्य भाषा दे दो। राज्य भाषा का दर्जा मिलेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर वो लोग सरकारी पदों में आएंगे जिनको उस भाषा का ज्ञान हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। पर नहीं चाहते हैं। हम क्या अलग मांग रहे हैं इनसे? भाई राज्य हमें कोई फ्री फोकट का नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह पीसफुल आंदोलन नहीं हुआ है। अब मसूरी गोलीकांड देखिए, कल मैं वहां पे गया था, बेलमती चौहान को तो इतने क्लोज पॉइंट से गोली मारी गई थी माथे के बीच। क्या लगता था क्यों मरे होंगे वो लोग? जब हमारे जसवंत सिंह बिष्ट जी पहले विधायक बन के गए थे यूकेडी के सल्ट से, जो आज करण महाराज जी हैं, उनके दादाजी को हराया था,
उन्होंने। और लखनऊ में जब गए सदन में तो उन्होंने पहाड़ की पीड़ा बोलनी शुरू की, तो उन्हें वहां सदन में बोला गया कि अरे बैठ बैठ पहाड़ी बैठ, और पूरे पहाड़ी क्षेत्र में आग लगी कि हम अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं, तुम हमें दबा रहे हो, हमारे नेता को दबा रहे हो। वहां से राज्य आंदोलन ने गति पकड़ी। और आज क्या हो रहा है? क्या आज आपको नहीं लगता ये राज्य आंदोलन दोबारा दोहराया जा रहा है? आज आप अपनी पहचान के ऊपर थोड़ा सा प्रखर होकर देखो, आपको देश विरोधी होने का टैग मिल जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप समाज को बांट रहे हैं। आप अपने लोगों के अधिकार की बात करके तो देखो, अपनी संस्कृति का थोड़ा सा गाजा बजा कर देखो, आप देखिए आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर, एक बात आपने यहाँ पे कही है कि जब हमारे यूकेडी से एक विधायक निकल के गए और ये जो है राज्य आंदोलन की आग लगी। वैसे ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी राज्य को बने 24 से 25 साल ही हुए हैं और एक बार फिर से जो है इतना बड़ा आंदोलन हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, चाहे वो भू कानून की मांग को लेकर हो, मूल निवास की मांग को लेकर हो, अपने अस्तित्व की पहचान की मांग को लेकर हो। लगातार हम बड़े आंदोलन उत्तराखंड में देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही भी नहीं है। जब हम छोटे थे तो हम सुनते आए थे कि राज्य आंदोलन हुआ था, हमारे हम उस सन में पैदा हुए कि जब हमको ये नया राज्य मिल चुका था, तो हमने सुना था, अपने दादा दादियों से हम कहानी सुनते थे कि ऐसा हुआ था, ऐसे गए थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हम अभी भी इस उत्तराखंड में हैं और हम सुन रहे हैं कि अभी 20 से 25 साल हुए और हम दोबारा से एक कहानी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि फिर से कहीं लाठियां चल जाती हैं, फिर से कहीं कोई जेल पहुंच जाता है, फिर से कोई सड़कों पे उतर रहा है, रैलियां कर रहा है। और इन्हीं के बीच एक नाम आता है यूकेडी का, जिसको राज्य पार्टी कहा जाता है, क्षेत्र पार्टी कहा जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है बीच में अपना खो चुकी थी। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद वो अस्तित्व में एक तरीके से धूमिल हो चुकी थी। तो किस तरह से देखती है कि एक राज्य पार्टी का दर्जा पाई हुई पार्टी एक तरह से अपना अस्तित्व खो दी थी? क्या वजह रही है ये सारी? देखिए, ये प्रदेश आंदोलन के दम पे बना है, पर आज ये प्रदेश आंदोलनों का प्रदेश बन गया है। बिल्कुल। यूकेडी की ही लड़ाई, ये भू कानून किसका मुद्दा है? 1979 से भू कानून हमने बोल दिया था कि सशक्त भू कानून चाहिए। मूल निवास किसका मुद्दा है? गैरसैंण राजधानी किसका मुद्दा है? यूकेडी का मुद्दा है, और हमने प्रखरता से उठाया भी। हमारे लोग तो यूनियन टेरिटरी बनाने वाले थे इसको, उत्तराखंड को। पहले 1992 का जो ब्लूप्रिंट है वो देखिएगा, क्या कल्पनाओं का उत्तराखंड था। उसमें 29 से ज्यादा संशोधन किए गए। खोखला राज्य हमें दिया गया, जिस राज्य के जल पर भी हमारा अधिकार नहीं है। समझिए, यूपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे जंगलों का जो ऑक्सीजन का जो ग्रीन टैक्स जाता है वो उत्तर प्रदेश को चला जाता है। क्या राज्य मिला हमें? कल्पनाओं का उत्तराखंड तो कभी बना ही नहीं, जिसकी राजधानी गैरसैंण हो। ये तो इसका नाम भी उत्तराखंड नहीं रखना चाहते थे, उत्तरांचल कर दिया था। क्यों? इससे उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं पनपेगा। यूकेडी ने हमेशा संघर्षों की राजनीति की। हमारे जो चेहरे निकले आंदोलन से निकले, जेलों में जाके निकले, मुकदमे खा के निकले। आपको पता है, दिवाकर भट्ट जी, आज हर कोई बोलेगा यूकेडी को अस्तित्वहीन करने में दिवाकर भट्ट जी है, पर मैं ये भी बोलता हूं कि दिवाकर भट्ट जी नहीं रहते तो उत्तराखंड नहीं रहता। इतना बड़ा नाम है, सही बात, इतना बड़ा संघर्ष है। खेंट पर्वत पे जिन्होंने आमरण अनशन चलाया हो, रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट पीक पे, जिस व्यक्ति पे शूट एट साइट का ऑर्डर चल रहा हो कि जहां देखो गोली मार दो इसको। जब दिवाकर भट्ट जी पे शूट एट साइट का ऑर्डर चल रहा था ना, तब उनके बच्चे को उठाया जाता था और थाने में ले जाया जाता था। एक बच्चे पे क्या गुजरती होगी, क्या मानसिक स्थिति उसकी रहती होगी, कभी उनकी वाइफ को ले जाया जाता। अब सोचे उस समय का व्यक्ति, जब ये पुलिस, सब लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, क्या क्या शब्द बोलते होंगे, क्या क्या प्रताड़ना झेलते होंगे, इतना सब कुछ झेला। जनता ने कितना साथ दिया। जमानतें जब्त हुई हैं यूकेडी के कैंडिडेट्स की,
विपिन चंद्र त्रिपाठी जी की भी जमानतें जब्त हुई, उसके बाद वो विधायक बने, और बिना विधायक रहे हुए आज उन्होंने अपने द्वाराहाट में जाइएगा, वहां पे कॉलेज उनके नाम पे, क्योंकि संघर्षों के दम पे कमाए। हमारे ऐसा नेतृत्व रहा हमारा। पुष्पेश त्रिपाठी, जब दीक्षा आयोग की रिपोर्ट थी और उन्होंने बोला था कि 2011 में कि राजधानी देहरादून को करेंगे, तो अकेले विधायक खड़े उठे और उन्होंने वहां पे सदन में फाड़ दिया बिल, बोला हम हैं यहां, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है गैरसैंण के लिए, और तुम्हारे लिए गैरसैंण बस एक ये पीस ऑफ पेपर हो गया है ना, एक जमीन का टुकड़ा हो गया। हमारी तो आत्मा है गैरसैंण। बीच में मैं ये मानता हूं दमन इसलिए हुआ और अस्तित्वहीन थोड़ा पार्टी इसलिए हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई संघर्ष करने वाला नहीं आया था। आज हम कर रहे हैं संघर्ष, और यूकेडी रिवाइव हो रही है और मजबूती से उकरान लौट रहा है, ये आपको भी दिख रहा होगा। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया बहुत इजी हो गया है हमारे लिए आज अपनी विचारधारा पहुंचाने की। आप देखिए, राज्य बना, राज्य जैसे ही बना, हम तो चुनाव के लिए तैयार नहीं थे, यूकेडी चुनाव के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यूकेडी की तभी भी बात चल रही थी केंद्र से कि आप यूटी दे दो, और केंद्र मान भी रहा था। पर भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव लड़कर इतनी बड़ी गलती की है ना इस प्रदेश को के साथ, इतना गलत किया है कि यूटी से हाथ धोना पड़ा। जाहिर सी बात है, आंदोलनकारी दल था, राजनीतिक दल नहीं था, तो महत्वाकांक्षाएं उतनी नहीं थी राजनीतिक, तो राजनीतिक संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो चुनाव में पिछड़ गए। ऐसा पिछड़े कि जिनकी सत्ता है, ये अखबार उनके, चैनल उनके, सब कुछ उनका, ऊपर से जब हमारे विधायकों ने समर्थन दिया कि भुवन चंद्र खंडूरी जैसा ईमानदार आदमी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके, कि 9 बिंदुओं पे समर्थन था, राजधानी गैरसैंण था, जल जंगल जमीन की मांग थी, बहुत सारे बिंदु थे, और भू कानून था, सशक्त भू कानून, मूल निवास था। ये कहीं हाईलाइट नहीं किया गया, ये किया गया प्रचारित कि ये बिक गए, यूकेडी बीजेपी के पास जाकर विलय हो गई। क्या करते, दोबारा चुनाव करा देते। जनता कितना साथ दे रही थी, जनता कितने गंभीरता से मुद्दों को समझ रही थी। हाँ, ये मैं मानता जरूर हूं, जब समर्थन दिया था तो समर्थन वापस भी लेना चाहिए था। गिरानी तो थी सरकार जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि हमारे सभी नेता, उनके बीच में भी ये बात हुई कि गिरानी चाहिए थी। अब ऐसी स्थिति आएगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस प्रदेश में भाजपा कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार होगी। मेरी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने अभी चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, तो कांग्रेस वाले एक लीडर हैं, उन्होंने ये बोला कि भाजपा जीत जाए, ये नहीं जीतना चाहिए। वहां स्वास्थ्य मंत्री घुमा रहे हैं, वहां विधायक घुमा रहे हैं, भाजपा का कैंडिडेट 1500 वोट पे सिमट जाता है, कांग्रेस 900 पे सिमट जाती है। 2740 मतदान हमें होता है, और हमसे 118 वोट से, क्योंकि भाजपा की है वो निर्दलीय उतारी गई प्रत्याशी थी, राज्य मंत्री, वो जीत जाती। पर हमने किसके दम पे चुनाव लड़ा? मुद्दों पे लड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे लड़ा, अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये कहीं ना कहीं जनता का उबाल जो है आ रहा है, और ठीक चुनाव से पहले मुझे ये लगता नहीं, ये पूरी उम्मीद है, और उसके लिए हम खाका बना रहे हैं अभी से, एक बहुत बड़ी बाढ़ यूकेडी की तरफ आने मतलब आएगी। सर, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, और हमेशा से जब यूकेडी की बात आती है, तो इससे पहले भी यूकेडी के नेता यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि यूकेडी जो है एक बहुत ही शांत, मैं कह सकती हूँ कि शांत विचारधारा के साथ चलता है, किसी को मारता नहीं है या फिर उग्र तरीके से नहीं आगे आता है। लेकिन 2012 के दमन के बाद जब दोबारा यूकेडी अपना उठना शुरू हुई, ये कह सकती हूँ मैं, तो बहुत ही उग्र तरीके से सामने आई है।
हम लगातार, जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो जो सबसे पहले वायरल हुआ था, जो मैं ये कह सकती हूँ, जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक दिन बुरांस पे हमारा अधिकार नहीं होगा, एक दिन हमारे जंगल बिक जाएंगे। ये सब चीजें वाकई में धीरे धीरे हो भी रही हैं। फिर सामने आता है एक और वीडियो जिसमें आशीष नेगी टेबल में जूता रखते हुए नजर आते हैं। कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि बिल्कुल सही है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि यूकेडी तो एकदम शांत तरीके से आंदोलन करने में विश्वास रखती थी, तो यूकेडी इस तरीके का रूप क्यों सामने ला रही है? देखिए, एक संस्कृत में लिखा हुआ है कि अंत अस्ति प्रारंभ, बिल्कुल। अंत ही प्रारंभ है, शांति ही उगता है। आप अगर शांत हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, शांत रहना आपकी चॉइस है। आप लगातार हमारा दमन करोगे। एक पहाड़ का युवा हमें कॉल करता है उम्मीद से कि क्षेत्रीय दल है यहाँ पे जिन्होंने राज्य बनाया, वो है हमारा परिवार, मैं उन्हें बुलाऊंगा। और सामने मालिक बोल देता है तेरे से जो होता है तू कर ले। बुला किसको बुलाता है? इतनी बड़ी बात अगर कोई इस प्रदेश में बोलेगा तो उग्र होना पड़ेगा। और हम वहां पे गए तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उग्र हो गए। अगर आपने देखो, हम शांति से टेबल टॉक कर रहे थे, और उस पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे शांत बैठा हुआ था। मैंने एक शब्द भी कहीं पे कुछ नहीं बोला था, मैं सुन रहा था केवल। मुझे ये लग रहा था 7,000 की बात है, दे दो उसको, उसका मान दे। और जिनको वो व्यक्ति अपने साथ में लाए थे वो भी यही कह रहे थे कि अरे गुप्ता जी दे दो। पर वो जो पैसे का, बाहुबल का, नेताओं के साथ का जो ऐंठ आ चुकी है ना लोगों में, और जो पहाड़ियों को हीन भावना से देखने वाले लोग, जो उनके अंदर एक मानसिकता डेवलप होगी, ये तो पहाड़ी है, कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है। कौन है इसका? वास्तव में कौन था उसका? पूरी कॉन्वर्सेशन मैंने शांति से सुनी, पर जब मुझे लगा कि ये व्यक्ति जूते से ही मानेगा, तो शाम दाम दंड भेदी तो पहले से सिखाया गया है, हमें पढ़ाया गया है, अगर आपको भी याद हो तो रखना पड़ा। उतने में ही जूता देख के वो व्यक्ति कैसे दे देता है? उसकी याचनाओं पे उसका दिल क्यों नहीं पिघला? उक्रांद वहां पे शांति से बैठा था, वो शांति उसको स्वीकार क्यों नहीं हुई? वो विनम्रता उसको स्वीकार क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जूते की भाषा ही मांग रहा था। इस प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो केवल उस उग्र भाषा से ही समझेंगे, जो जैसे समझेगा उसको वैसे समझाएंगे। पर पहाड़ का जो है, पहाड़ियों का जो है, दमन नहीं होने देंगे इस प्रदेश में। बीते कुछ समय से पहाड़ और मैदान बहुत ज्यादा सुनने में आया। और एक अगर हम बात करें, अगर मैं थोड़ा सा उत्तराखंड से हट के बात करूं, तो महाराष्ट्र में ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखी कि अगर वो महाराष्ट्री नहीं बोलते हैं, अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कई तरह की वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मार रहे हैं, या फिर कई सारी तरह की वीडियोस ना। तो उससे ना उत्तराखंड को कंपेयर किया जाता है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम उत्तराखंड को महाराष्ट्र की तरह बनते हुए देख रहे हैं कि भाई जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो पीटे जाओगे, जय पहाड़ी नहीं बोलोगे तो उत्तराखंड से बाहर कर दिए जाओगे, या फिर पहाड़ी नहीं समझे जाओगे। तो क्या लगता है कि ये पहाड़ मैदान जिस तरीके से हुआ है बीते कुछ समय से, तो ये उत्तराखंड की किस स्थिति को दर्शा रहा है, और किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह के मोड़ लेके आ रहा है? देखिए, जय पहाड़ी नारा मैंने दिया है। ये भी नारा दिया है कि उत्तराखंड में रहना होगा तो जय पहाड़ी कहना होगा, या जय पहाड़ी कहना होगा। पर ये नारा जो है स्वाभिमान का है। मुझे बताइए उत्तराखंड में मैदान कहां है? निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। तो जो भी इस परिधि में रहता है, नारसंग से लेके मलारी तक का व्यक्ति, वो पहाड़ी है, उसकी पहचान पहाड़ से। तो अपनी पहचान को बोलने में क्या दिक्कत है भाई? यही तो हुआ, आज तक हम दूसरों की जयकार करते आए, अपनी जयकार करने लगे तो लोगों को दिक्कत आने लगी। और बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में लोग एक्सट्रीम पे चले गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। अति सर्वत्र वर्जित। अति तो आप शांत रहो वो भी अच्छा नहीं, अति आप उग्र रहो तो वो भी अच्छा नहीं है। हमने कभी अपनी भाषा किसी पे नहीं थोपी, अपना कल्चर किसी के ऊपर नहीं थोपा।
हमने तो अपने ही लोगों को बोला है भाई कि आप यहीं के हो, स्वाभिमान से पहनो ना। महाराष्ट्र और उत्तराखंड का कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अपनी भाषा अगर बोलनी होगी तो पहले हम बोलेंगे ना, हमें देख के लोग बोलेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी बोलेगी। अब ये थोड़ा हम दूसरों से बुलवाएंगे, ये बहुत अलग कंपैरिजन है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको राजस्थान की झलक मिलेगी, हिमाचल में जाओगे तो हिमाचल की झलक मिलेगी, उत्तराखंड में कोई आता है तो उसको उत्तराखंड की झलक कहीं पे मिलती है। सही बात है। ये कई बार जैसे हमारे भी दोस्त आते हैं या बाहर से कोई लोग आते हैं, वो भी ये चीज कहते हैं कि कई बार जैसे पहाड़ों में जाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कई बार मेरे दोस्त आते हैं, मैं घुमाने लेके जाती हूँ उनको, तो कहते हैं कि सीमा हमको पहाड़ी खाना है। पर कई जगहों पे दुकानों में जाओ, बाहर लिखा होता है पहाड़ी ढाबा, अंदर मिल रहा है चाउमीन, मैगी। अब पूछो तो कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी। अब पहाड़ों का असल में है क्या, वो है नहीं, दिख ही नहीं रहा है। देखिए, किसी भी कल्चर को अगर खत्म करना हो तो ये ब्रिटिशर्स की थ्योरी थी कि खान पान पे सबसे पहले अटैक करो, पहनावे पे अटैक करो, इनके साहित्य संगीत पे अटैक करो, और वो अटैक हम पे बखूबी हो चुका है। समस्या क्या है कि अगर उत्तराखंड उत्तराखंड जैसा लगेगा आपको, यहाँ के जो होटल्स हैं वो तिवारी पठाली वाले दिखेंगे, आपको यहाँ के लोग अगर टोपी फतोली वाले दिखेंगे और अपनी भाषा बोलते हुए दिखेंगे, अपने खान पान बेचते हुए, खिलाते हुए, खाते हुए दिखेंगे, तो उससे क्षेत्रीयता उभरेगी। आप पहाड़ के लिए गर्व महसूस करोगे कि वाह क्या राज्य है मेरा, क्या संस्कृति है मेरी, क्या भाषा है मेरी। जब ये गर्व की भावना आएगी तो क्षेत्रीयता आपके अंदर हावी होगी, और जिस दिन क्षेत्रीयता आपके मन में आ गई, क्षेत्रीय दल की तरफ आपका वोट जाएगा। तो हम ना उभरे, इसलिए इन्होंने पूरी संस्कृति को डुबो दिया। महाराष्ट्र के आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, पंजाब का आप एग्जाम्पल लीजिए। जो सिंगर है, एक स्टेज शो करता है, कितना पैसा कमाता है एक स्टेज शो में? बहुत ज्यादा, लाखों में। हमारे लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? हिमाचल में भी स्थिति अच्छी है, हमारे लोगों का दमन क्यों किया गया? एक नेगी जी के अलावा कौन है जो थोड़ा सा सुकून से जी पा रहा है, बताइए। बड़े बड़े नाम कौन है जो कलाकार जो अब संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? सही बात है। सरकार कैलाश खेर को पैसे ज्यादा क्यों दे रही है और नेगी को कम क्यों दे रही है? पोस्टर बैनर जब लगते हैं तो नेगी जी का पोस्टर छोटा क्यों दिखाया जाता है और कैलाश खेर का बड़ा क्यों दिखाया जाता है? कि हमारी संस्कृति छोटी है? ये संस्कृति जो है किसी के पीछे चलने वाली संस्कृति है, ये गौरवशाली संस्कृति है। अब देखिए ना, हमारी पूजा पद्धति कितनी अलग है। हमारे जो देवता छे सुडोली में बोणु, लंग सपे भी बोणु, पूछ करी बता भी देणु अगर सामान कुछ खो रखा है, कहां पे है? और सनातन की रक्षा करने वाली पहाड़ी कौम, हम कभी मुगलों के गुलाम नहीं रहे। हमने चार धामों की रक्षा की, हमने वेद पुराणों की रक्षा की, सत्य सनातन की रक्षा की, और आज कोई हमें सिखाता है कि तुम हिंदू होने पे गर्व करो। अरे भाई, पहले पहाड़ियों पे गर्व करो कि उन्होंने सनातन की रक्षा की है। हमारे ऊपर दूसरा जो टेम्पलेट फिट किया जा रहा है ना, उस टेम्पलेट, उस खाके में हम कभी फिट नहीं हो पाएंगे। सर, आपकी बातों से ना मुझे दो सवाल मेरे अभी हैं। पहले मैं एक सवाल ये करती हूँ कि जैसे अभी संस्कृति डुबोने की बात कही है, हमारी पूजा पद्धति की बात कही है, एक बात जो कही जाती है कि पहाड़ों में विकास का मतलब विनाश, और लगातार ये विनाश हम उत्तराखंड में देख भी रहे हैं। और शायद अगर आपने भी पढ़ा हो, हिमाचल में भी बराबर का ही जो है विनाश हम देख रहे हैं। और हिमाचल में भी कुछ दिन पहले जो है, मैंने एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग पढ़ी थी कि हिमाचल की जो हडिम्बा देवी है, तारा देवी, तो उन्होंने ये बात कही थी, उनके जो गुरु होते हैं, उन्होंने वो बात अंगारों के बीच में खड़े रहकर ये बात कही थी कि अगर हमसे छेड़छाड़ करोगे तो ये तो अभी शुरुआत है। अगर हम देखें तो
वैष्णो देवी की यात्रा बाधित है, हम्म। बंद है, अभी 4 धाम हमारे बंद हैं, हम्म। अमरनाथ बंद है, हमारे जो किन्नौर, कैलाश, मणिमहेश, श्रीखंड, ये सभी बंद हैं। कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि जो धर्म है, जो हमारे जितनी हमारी ये पूजा पाठ थे, जो हमारे धार्मिक स्थल थे, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं किसी बड़े विनाश का। तो किस तरीके से देखती हैं कि क्या ये जो छेड़छाड़ हुई है विकास के नाम पे, क्या ये डुबो देगी किसी दिन हमारे इन सभी धामों को, या हमारे उत्तराखंड को, हमारे पहाड़ को? मुझे ऐसा लगता है कि ये डुबो रही है, डुबो देगी तो वो तो निश्चित है, और ये चीजें हो रही हैं। विकास क्या है, न करने वाले को पता है, न बोलने वाले को पता है, न जनता को पता है। और विकास विकास की बात होती है, ग्राम प्रधान भी बोलता है मैं विकास करूंगा, क्षेत्र पंचायत भी बोलता है, विधायक भी बोल के जाता है, और सांसद भी बोल के जाता है कि मैं विकास करूंगा, पर विकास की परिभाषा है क्या? पहाड़ों को खोदना, खड़िया निकल रहा है तो आत्मा ही खींच लो पहाड़ की। धारी देवी का क्या किया, हम लोग बोल ही नहीं पाए कहीं पे भी अपने देवी देवताओं के बारे में। 4 धामों के साथ आज क्या हो रहा है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान का विरोध चल रहा है, अगर आपको पता हो। बिल्कुल। और ये तो हम खुद ये मैं बात रखने भी वाली थी कि 13 में जब हम सब जानते हैं, जब 16 जून 2013 को धारी देवी की मूर्ति जब उठाई गई, उसके परिणाम स्वरूप क्या कुछ हुआ हमारे पहाड़ में, वो दंश जो है अभी तक हम भुला नहीं पाए, और अभी तक पहाड़ झेल रहा है, अभी तक याद है। और वहीं पे अब आज ये 2025 है, और आज जो है बद्रीनाथ में मास्टर प्लान की बात होती है, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उतने ज्यादा रूप से वो उजागर नहीं किया जा रहा है। वहां पे लोग विरोध के स्वरूप में सिर मुंडवा रहे हैं, जबकि सिर मुंडवाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुत्व में। वहां पे सिर मुंडवाया जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी वो बात उजागर नहीं की जा रही है, वहां पे किसी की सुनी नहीं जा रही है। वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको मास्टर प्लान नहीं चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं ये सब चीजों को आप? देखिए, धर्म धर्म चिल्लाने वाले धर्म के दुश्मन है। सनातन कहां से शुरुआत हो रही, सनातन की बद्री विशाल, बाबा केदार, पहाड़ का कौन सा कोना नहीं है जहां देवी देवता भूमियाल नहीं है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और किरात, 64 योगिनियां, वन देवियां, वो पहाड़ के साथ तुम छेड़छाड़ कर रहे हो। बद्रीनाथ की आप जड़ खोदने पे लगे हुए, आपको पता है, मुझे ज्यादा उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, पर फिर भी वहां पे 5 धाराएं हैं। हाँ। और ये भी बोला गया था कि 5 धाराओं के ऊपर ही बद्रीनाथ है। आपको पता है वो 2 धाराएं विलुप्त हो चुकी है, सुग्रीव शिला को वहां से हटाया जा रहा है। हमारे लोकल लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज का, यहां तक कि जो पुराने रावल जी थे उन्होंने भी विरोध किया। हाँ। सरकार क्या चाह रही है कि एक बड़ा सा मॉल बनेगा, वो मॉल किसी अंबानी अडानी का होगा। इन पहाड़ियों की जमीन तो हमने ले ही ली है, रजिस्ट्री की जमीन ली गई, और अब जो कमरे दिए जा रहे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। हमारे हाथों से सारा संसाधन जो है ना वो छीने जा रहे हैं। ये धर्म के हितैषी लोग नहीं। कोई तुक बनता है बाबा केदार पे सोने की परत चढ़ाने का? अरे उसे तो कुछ नहीं चाहिए था भाई, वो तो ऊपर बैठे हैं। सही बात है ना, वो कर रहे। जो ये पिलग्रिम टूरिज्म है, आप देख रहे होंगे कि लगातार इसी तक सीमित है हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री भी जितना कर रहे हैं। धाम के बाहर आप क्यूआर कोड रख देते, सरकार के खाते में डायरेक्ट पैसे डालो। ये आर्थिक रूप से देखते हैं केवल और केवल, इनकी भावनाएं कुछ नहीं धामों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, देवी देवताओं के लिए कुछ पता नहीं है इनको। पैसा कमाने का अड्डा इन्होंने बना रखा है कि सरकार को पैसा जाए। मतलब पहले तो सरकार को देखो रोजगार देना चाहिए था, व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, पर जो बचा खुचा भी है हमारे हाथ में ना वो भी छीन लेना चाहती है। अब जैसे राम मंदिर अयोध्या पे जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों को काफी परेशानी हुई, बोला कि आपके मकान हटा दिए जाएंगे। हटाए भी। जो वहां का मूल निवासी है उसी को हटा दिया, पता नहीं कहां से कब से रह रहा था। तो उसको तो नुकसान ही हुआ ना, उसकी तो भावनाएं आहत हुई ना, उसको तो जबरदस्ती राम जी से दूर कर दिया ना।
तो सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है। इससे पहले देवस्थानम बोर्ड था, उसका भी विरोध किया था। दूसरा, टूरिज्म को अगर आपने बढ़ाना है तो आज से सालों पहले टूरिज्म जो था बहुत अच्छा था उत्तराखंड में। औली, क्या जगह है औली, मतलब आज जाके दिल दुखता है कि इन्होंने क्या बर्बाद कर दिया औली को। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक औली जो है एक टॉप की जगह है, स्कीइंग से लेके सब चीजों के लिए। इन्होंने वो चीज बर्बाद कर दी। एक टाइम था वहां पे फॉरेनर आते थे, अच्छे टूरिस्ट आते थे, जो कोई रिसर्च करता था, कोई कुछ करता था, कोई वाइल्ड लाइफ वाला आता था। आज की डेट में हुड़दंगी आ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ टूरिस्ट था वो नहीं आ रहा उत्तराखंड में। उसे ये भी पता है कि देहरादून में पता नहीं कौन सा व्यक्ति रिवॉल्वर निकाल देगा, अभी हवाई फायर कर देगा, कहां पे क्या हो जाए, मतलब असुरक्षित महसूस करता है। इनकी गाड़ियों में मैंने देखा है जो बाहर से अब टूरिस्ट आ रहे हैं फरसे लेके आ रहे हैं। एक जगह वीडियो देखी हो आपने, फरसे निकाल के आ रहे हैं, डंडे इन्होंने रखे हुए, हथियार बंदी आ रहे हैं। भाई उद्देश्य क्या है आपका? देवभूमि में क्या यहाँ के लोगों के ऊपर बदमाशी दिखाने आ रहे हैं? और सरकार सुन पड़े इस पे। इसके तो काफी वीडियोस आते हैं। अगर तुंगनाथ की मैं बात करूं, वहां पे तो कई सारे जो सोशल मीडिया में वीडियोस आते हैं कि वो मंदिर के सामने ही बैठ के दारू पी रहे हैं खुलेआम। वहां पर पहली बात तो धार्मिक स्थल है, तो आपको तो मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हम टूरिज्म तो बढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, 1% हमने मान भी लिया है कि ये अच्छा है, रोजगार बढ़ेगा, लोकल लोगों की भी यहाँ पे काफी सारी शॉप है। लेकिन हमको ये भी तो देखना चाहिए कि क्या हम उन तक उस टूरिज्म, उस जो जिस चीज की हम इतना बढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हाँ जी आप तुंगनाथ जो है 12 महीने आ सकते हैं, तो क्या हमें इस चीज का प्रचार नहीं करना चाहिए कि वो स्थल है किस चीज का, उसकी मान्यता क्या क्या है, उसका महत्व क्या है? तो अगर हम वो प्रचार ही नहीं करेंगे जो असल है, तो वहां पे तो जो टूरिस्ट आएगा वो उस तरीके का आ ही नहीं पाएगा कभी। समस्या यही है कि इनकी जो आत्मा है वो पहाड़ से जुड़ी ही नहीं है। ये खुद वैल्यू नहीं समझते हैं। कोई व्यक्ति वहां पे शराब पी रहा है, कोई कूड़ा फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शराबियों से पूछो तो बोलो कि भगवान जी भी तो पीते हैं। ये भी तर्क देते हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूं ना, ये सारी सबसे बुरी स्थिति अगर हिमालयी राज्यों में है तो उत्तराखंड की है। हिमाचल में ऐसी बदतमीजी नहीं करते लोग, नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में तो खैर भूल ही जाइए। हमारे साथ ही क्यों? मेरे ही मंदिर के पास क्यों? हमारी ही धार्मिक भावनाओं के बगल में आपको ठेका क्यों खोलना है? लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, 4 धाम के रास्ते पे कितने ठेके हैं, क्यों खोले गए हैं? ये तो जानबूझ के हो रहा है ना। इनको ऐसा लगता है शराब से ही रेवेन्यू आएगा। अब जो टूरिस्ट आया है वो सब शराब पिएगा और ये रेवेन्यू कमाएंगे उससे। इन्होंने कभी पहाड़ के पानी के ऊपर काम नहीं किया। पहाड़ में छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज बोले में, छोटे छोटे उत्पादन के लिए जो हमारे जो फूड है, जो हमारी सब्जियां हैं, वो कहीं पहुंची ही नहीं। जैसे आप लिंगड़े देखिए, खराब हो रखा है लिंगड़ा, कोई योजना नहीं है। माल्टे के लिए कुछ योजना नहीं है। जितनी भी चीजें पहाड़ में हो रही है ना, उसके लिए कोई योजना ही नहीं है। योजना किसके लिए है? कीवी के लिए, कि तुम 3 लाख 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जमा करो, या तो मैं सब्सिडी देते हैं, अब तुम कीवी उगाओ। पर जो उसके घर में रोज हो रहा है और इजीली हो रहा है, उसके ऊपर कोई नीति है नहीं। पहाड़ के लोगों को कर्जदार बना देना चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं इनकी मनसा। अस्पतालों की स्थिति जस की तस है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे सड़क नहीं, तरस रहे हैं लोग सड़क के। अब हमारे ही बगल का ही एरिया में एक गांव है सकंड, 16 से 18 किलोमीटर पैदल जाते हैं। 20 परिवार सरकार ने मरने के लिए छोड़ रखे। कुछ लोगों ने पलायन कर दिया, गौचर में बस गए, कुछ लोग गांव में हैं। उन बच्चों ने
टॉफी बिस्किट नहीं देखे हुए। आपने अगर आज आज से ठीक 50 साल का पहाड़ देखना है ना, पुराना पहाड़, तो आप सकंड गांव जाइए। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको देखना है कि इन लोगों ने क्या किया है, इन सरकारों ने क्या किया 25 वर्षों में, भाजपा कांग्रेस ने, आप सकंड गांव की स्थिति जाके देखिए। और जब आप पहुंचेंगे तो आपको खुशी भी होगी कि आप कितनी खूबसूरत जगह पे पहुंचे हो, कितनी संपन्नता है यहां। वो बीज बचे हुए हो पुराने, सेब हो रहे हैं, अच्छा आलू हो रहा है, खेती बाड़ी अच्छी हो रही है। पर ऊपर से नीचे आने में जान हलक में आ जाती है। अब सोचो उस गांव में किसी नवजात शिशु का जन्म होना हो, कैसे आएंगे? मैं बोलता रहा हूं साजिशन, ये सब चीजें साजिशन है। वही लोग अगर 2000 वोट बैंक होते तो जिस तरह सारकोट एक गांव है, उसको मुख्यमंत्री जी ने वो बोला है कि आदर्श गांव, उसकी तरह गोद लेते। पर ऐसा नहीं है कि उस गांव के लिए भी कुछ किया है। सारकोट गांव की सड़कें भी आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वहां बता रहे कि इस सड़क को भी तो गोद ले लो। भाई तुम देख रहे हो वोट बैंक कैसे बनाना है, गांव पे पीला कलर कर दिया। अरे गांव के लिए अस्पताल की व्यवस्था बनाओ, गांव पे बेहतर सड़कें दो। अगर आदर्श गांव बनाना है तो उस गांव के युवाओं को पहले पलायन से रोको, उनके लिए छोटे छोटे उद्योग लगाओ। इस प्रदेश में जो है रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान है, युवाओं को रोजगार देना बहुत आसान है। आप देखिए 20 रुपए की एक पानी की बोतल बिकती है। अब आप ये देखिए कि आपके पंदेरे से कितना करोड़ों रुपया बह गया। सही बात है। यूटिलाइज हो सकता था। लोकल फॉर वोकल, है ना? ये छोटे छोटे सेटअप्स बनाए जा सकते थे मिनरल वाटर के, और ये पानी प्लेस किया जा सकता। पर इनको तो शराब बेचनी है, इनको तो ठेके चलाने हैं। उससे तो गांव के लोगों को संपन्नता आ जाएगी। संपन्नता आ जाएगी तो वो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे से रहेगा, फिर उसके बाद वो किसको वोट देगा? जहां विचार अच्छे होंगे, जो और डेवलपमेंट कर सकता है। जानबूझ के गरीब रखा गया है। सड़क इसलिए नहीं भेजी ताकि वो जीवन भर वो गांव सड़क का ही मुद्दे पे उसका वोट लिया। प्रधान मिलेगा, क्षेत्र पंचायत मिलेगा, जिला पंचायत मिलेगा, विधायक मिलेगा, सांसद मिलेगा, अगला मिलेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी मिलेगी, पर वो सड़क नहीं बनेगी। मेरा ये सवाल है कि सकंड गांव में सड़क कब जाएगी? खेड़ा, बारखुली, एगड़, पन्नो, इतने गांव हैं, बहुत सारे गांव में नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर सड़क ही नहीं। सर आपने जैसे ये बात कही कि एक ही मुद्दे के ऊपर इसलिए नहीं संपन्न किया जाता या फिर नहीं वो चीजें दी जाती हैं, वादे पूरे इसलिए नहीं किए जाते हैं कि भाई अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो वादे क्या होंगे, कुछ ना कुछ वजह तो होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात ये भी आती है कि जब आशीष नेगी की बात आती है कि एकदम से एक चेहरा उजागर हुआ है जी, सोशल मीडिया पे लगातार बातें हो रही हैं, लगातार ये भी कह सकती हूँ कि पक्ष विपक्ष इतना डरा हुआ है कि लगातार मुकदमे भी होते चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी उठती है कि क्या आशीष नेगी भी, जैसे कि अगर एक पद मिल गया या फिर कल के दिन नेता बन गए, तो क्या जो असल मुद्दे उनको भूल जाएंगे? लोगों ने बात ये भी कही कि जैसे बॉबी पंवार थे, उन्होंने मुद्दे उठाए थे कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए थे, बार बार बच्चों के लिए जो है एक महा रैली, मुझे लगता है कि राज्य बनने के बाद उतनी बड़ी रैली ही शायद कभी हुई हो जितनी बड़ी रैली का आयोजन जो है बॉबी पंवार ने किया। उसके बाद उसके साल भर बाद, 1.5 साल बाद बॉबी पंवार ये आगाज करते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, लोगों से समर्थन भी मिलता है और काफी अच्छी टक्कर वो देते भी हैं। उसके बाद उन्होंने जो है बेरोजगार संघ के जो पद पे वो थे, वो पद छोड़ के उन्होंने जो है स्वाभिमान मोर्चा ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक विश्वास जो है डगमगा जाता है नए चेहरों की तरफ, लोगों की तरफ, कि क्या जिन मुद्दों के साथ ये आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमारे साथ खड़े हैं, तो क्या एक समय बाद इनकी मंशा भी बदल जाएगी? या फिर अभी तो ये कह रहे हैं कि जी हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम जमीनी बात करेंगे, हम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन एक पद मिलने के बाद क्या वो मुद्दे फिर धरे के धरे रह जाएंगे? या बाकी जिसे अभी तक होता आया है कि वादे वादे रह जाते हैं, कुछ ऐसा होगा? देखिए, अगर आप विचार को छोड़कर व्यक्ति को चुनेंगे तो चले जाएंगे। तो विचार देखिए क्या है, विचारधारा कौन सी है। चेहरा मत देखिए, चेहरों ने हमेशा छला है।
चेहरे तो चलते आए हैं हमेशा, विचार क्या है, मुद्दे क्या है, उनके ऊपर मतदान होगा और होना भी चाहिए। आशीष नेगी तो एक विचार है, मैंने कभी चेहरा बनने की कोशिश ही नहीं की। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने पता था जिसे कि यूकेडी की क्या स्थिति है, पर विचार था तो लाए ना, उससे भी उठा के लाए, तो संघर्ष किया उसके लिए। क्या हमारे लिए ये डिफिकल्ट था कि हम लोग कोई मुद्दा उठा के राजनीति नहीं कर सकते थे और भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे? छद्म रूप से तो हम भी राजनीति कर सकते थे, पर हमने स्पष्ट रूप से की है। मैंने वो दौर भी देखा है जब हमने आशुतोष नेगी जी को चुनाव लड़ाया था और एक गाड़ी में 14 दिन में 14 विधानसभा के चक्कर मारे थे, चौक चौक चौराहे पे भाषण दिया था, जमानत जब्त हुई थी। और एक वो दौर भी देखा है मैंने, अभी छोटे से चुनाव में लगभग 100 गाड़ियां आ गई थी हमारे साथ, काफिला चल गया था। मैं आपको थोड़ा रुकना चाहूंगी। आशुतोष जी की बात हुई है और उनके चुनाव ने जो है, जब वो चुनाव में लड़े थे तो उनके एक यू कह सकती हूँ कि उनके चुनाव ने, उनके लड़ने की उसने जो है एक अलग ही राजनीति को जन्म दिया। कई सारे पक्ष के लोगों ने ये बात भी कही कि एक चुनाव में अंकिता भंडारी की मां को आगे खड़े रखना यूकेडी ने ये बहुत गलत किया है। उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है, उनको एक तरीके से मोहरा बनाकर जो है वोट लेने का काम करे। कई तरह के आरोप जो हैं ये लगाए गए। देखिए ऐसा है, ये पक्ष विपक्ष का काम तो यही है। दूसरा, कुछ चीजें ना जानबूझ के जनता के दिमाग में डाली जाती और वो ट्रिगर होती, तो वो जब ट्रिगर हो जाती है उसका आंसर नहीं मिलता तो वो ट्रिगर पे ही रहता है। अब ये दिमाग में डाला गया कि ये देखो अंकिता की माता जी को घुमा रहे हैं, पर कभी अंकिता की माता जी से पूछा क्यों घूम रहे थे? जो व्यक्ति पिछले सालों से, मतलब आप ये मानिए हर जगह अंकिता की माता जी के साथ हैं और लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर हैं, इवन लीड फ्रॉम फ्रंट, आशुतोष नेगी ने किया, जेल भी चले गए, मुकदमे झेल लिए, जान से मारने की धमकी आई, कुछ लोगों ने लालच देने की कोशिश भी की, यहां से हट जाओ, अड़े रहे। तो जब अंकिता की माताजी के ये वचन थे कि अब जब मेरा भाई लड़ रहा है, मेरी बेटी के लिए ही लड़ रहा है, कोर्ट में भी लड़ रहा है, तो मैं अपने भाई के साथ खड़ी रहूंगी। और ये भी बोल दूं कि 9 दिन के नवरात्र चल रहे थे उस समय और वो व्रत पे रही थी, 9 दिन के घूमी थी हमारे साथ, बोला भी, हमने कहा आप आराम करिए, पर उनकी चॉइस थी। अब वो एक माँ है, वो तो न्याय चाहती है, चाहे संसद से मिले, उसकी आवाज उठाए। अब जो जीते हमारे सांसद, क्या बोला उन्होंने अंकिता के लिए? हर लड़ाई राजनीतिक है। लोग बोलते हैं इस पे राजनीति मत करो, उस पे हर लड़ाई राजनीतिक है। सड़क पर जो पड़ा हुआ गड्ढा है वो भी राजनीतिक है, कोई व्यक्ति अगर अस्पताल के अभाव में मर रहा है तो वो भी राजनीतिक है, किसी की हत्या अगर साजिशन की जा रही वो भी राजनीतिक है। कौन सा मुद्दा सामाजिक होगा और कौन सा राजनीतिक होगा, ये क्या है? किसी की मृत्यु पर आवाज उठाना राजनीतिक रूप से गलत है क्या? एथिक्स कहां है ये राजनीति के? ये बताइए कोई हमें कि कौन सा मुद्दा सामाजिक है। राजनीति की बात में तो अभी एक और मुद्दा जो है, हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने ये आई थी कि अगर महिलाओं से जुड़े हुए काफी सारे वादे किए जाते हैं, कई सारी बातें कही जाती है कि हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, हम महिलाओं के लिए वो कर देंगे। सरकार काफी सारे आदेश जारी करती है कि भाई बहनों के लिए ये है, हमारी बहनों के लिए वो। लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने आती है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से, NARI की तरफ से, कि उत्तराखंड का देहरादून जो है वो देश के 10 असुरक्षित सिटीज में से आता है, जिसको लेकर फिर बाद में जब ये विपक्ष ने भी काफी इसमें उठाया कि कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने काफी सारे जो है आरोप सरकार पे लगाए कि देखिए ये है आपका आईना, लेकिन सरकार ने उसको खारिज करते हुए ये कह दिया जी ये तो भ्रामक रिपोर्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा देखते हैं सर? अब जो ये इनका चरित्र है, सत्ता का जो चरित्र है, अभी इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं आप? जब कोई रिपोर्ट आ रही है, यूं ही तो नहीं आ रही होगी। 10 साल पहले का देहरादून आपने भी देखा है क्या माहौल था, ज्यादा नहीं 10 साल कह रहा हूं। बिल्कुल। ये जो भू कानून इन्होंने हटाया है, उसके बाद जो लोग यहाँ पे बसे हैं और एक जो क्लबिंग कल्चर की ओर यहाँ के लोग चल रहे हैं,
पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो लोग चल रहे हैं, जो अपने प्रदेशों से अपनी गंदगी लेके भी इस प्रदेश में आए हैं, उन्होंने देखा कि हमारे इधर गन चलती है तो वो यहाँ पे भी गन चला रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिए ना, क्राइम रेशियो तो बड़ा ही है। पहले बोलते थे कि देहरादून में यहाँ के वकील भूखे मरते हैं, कुछ था ही नहीं केस। आज आप जाके देखिए, वो इतने व्यस्त हैं, सबके पास इतने मुकदमे हैं, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, क्या रह गया इस प्रदेश में होना। और देहरादून जैसी पीसफुल सिटी यहाँ पे अनसेफ हो गई है। वास्तव में आप परिवार के साथ निकल सकते हैं आप 10 बजे बाद? आपको क्या लगता है रोड पे आप चलेंगे तो सही रहेगा सब चीजें? हम मेन देहरादून की बात कर रहे हैं। देहरादून से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है और बहुत खूबसूरत जगह है। पूरा देहरादून वहां घूमने के लिए पहुंचा हुआ रहता है। जब हम स्कूल जाते थे, जब हमारा इंटर हुआ तो 11 12 कॉलेज तक मैंने कॉलेज का फर्स्ट ईयर तक मैंने पैदल वहां से तय किया है। हम पूरे गांव के हम बच्चे एक साथ वहां से पैदल आते थे। आज की स्थिति ये कि हमारे बाद से जब हमने 12th कंप्लीट किया, हमारे बाद से द्वारा गांव से एक भी बच्चा पैदल नहीं आया, क्योंकि अब उस रोड पे इतना ज्यादा एक तो ट्रैफिक हो चुका है, घूमने वाले इतने ज्यादा पहुंचे हुए होते हैं। दूसरी बात, कौन सी गाड़ी आपको कब कहाँ से आके टक्कर मार देगी कोई पता नहीं है। तीसरी बात, दारू पीने वाले उन गाड़ियों पे जो गाने बजा के चल रहे हैं, कब कौन कहाँ से आपको छेड़ देगा कोई पता नहीं है। तो जब इतना नजदीक गांव ही सेफ नहीं है तो बाकी देहरादून का तो हम क्या ही हाल मान सकते हैं। पूरी तरह से अनसेफ हो चुका है देहरादून। ये भू कानून में आई लचरता की वजह से हुआ है। ये इन राष्ट्रीय दलों ने जो निवेश 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 बोला है कि निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडे, मवाली, ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग, रंगदारी करने वाले लोग, वो इस प्रदेश में आ चुके हैं। इनको बसावट कैसे किसने दी है? सरकार ने दी है ना। आपने ये लॉ पास क्यों नहीं किया कि जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो यहाँ पे जमीन नहीं खरीद पाएगा, या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जमीन नहीं खरीद पाएगा? आप ये चाहते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा बिक जाए और उससे सीधा मुनाफा हो जाए, बस समाज जाए भाड़ में। ये सारी चीजें प्रायोजित है। ये माहौल जानबूझ के बनाया जा रहा है, माहौल जानबूझ के खराब किया जा रहा है। लेट नाइट ये सारे क्लब्स चल रहे हैं, उसके बाद सड़कों पे ये लोग लड़ते रहते हैं, कभी किसी को गोली मार दे रहे हैं। आप देखिए कितने केसेस ऐसे आ गए हैं, जैसे कि प्लॉट पे कब्जा हो गया। हाँ। ये सुनी भी नहीं थी हमने चीजें, देहरादून में ये चीजें होती हैं। अब प्लॉट पे कब्जा हो गया, वहां गोली चल गई, खत्म हो गया। रवि बडोला का यहाँ पे मार दिया, डोभाल चौक पे। उसके बाद उधर सुदो वाला साइड भी एक युवक मरा था। तो हत्याएं तो बढ़ रही हैं। और सरकार अगर ऐसे अपने आप को पल्ला झाड़ रही कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक रिपोर्ट है, तो ये मौतें झूठी हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुई ऐसी चीजें देहरादून में? आप देखिए ना कितनी अवैध बस्तियां बसाई गई हैं। कौन बसा रहा है? ये भाजपा कांग्रेस मिलकर इस प्रदेश को बर्बाद कर रही है। ये हमें समझना होगा। और ये हमारे जो आज यहाँ गंदगी हो रही है वो कल पहाड़ों में होगी। जाहिर सी बात है। आप कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर आपका वहां गांव है, वहां पे भी ये पहुंच गए हैं, तो धीरे धीरे ये जो बीमारी है, ये जो गंदगी है, ये पहाड़ के कोने कोने तक पहुंचेगी। हम इसलिए चिंतित हैं इस प्रदेश के लिए। सर चिंतित है। एक बात में एक सवाल मैं करना चाहूंगी, एक बात फिर मैं रखना चाहूंगी कि राजनीति जो है ये हर किसी के समझ में नहीं आती है। गांव का आदमी ये जानता है कि हाँ जी ये पार्टी है या ये चेहरा है, यहाँ पे वोट डाल के आना है। अधिकतर जो हम देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि, भोले भाले लोग, हम खुद ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पे जब हम छोटे थे तो घर वाले कहते थे कि हाँ जी ये फलाना ये उठा हुआ है उसको वोट देना है जी, या फिर फलाने व्यक्ति ने कहा है ऐसी एक पार्टी है उसको वोट देना है। बहुत भोले भाले लोग हैं। यहाँ की भोली भाली जनता एक बहुत सोचने वाली भी बात मैं ये मानती हूँ कि अगर जनता के अंदर उबाल है, ये बात हो रही है कि जनता देख रही है कि हमको छला जा रहा है। ये देखा था 22 में भी, क्योंकि ये बातें उठना शुरू हो गई थी 19 से 20 से कि भू कानून है या फिर हमारे साथ ये सारी गलत चीजें हो रही है, हमको छला जा रहा है, पहाड़ियों को लूटा जा रहा है।
सब चीजें बातें तो होनी शुरू हो चुकी थी, उबाल आया था, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हजारों हजारों का जन सैलाब है, जब बात रिजल्ट की आती है तो वोट के टाइम पे क्यों नहीं वो प्रतिशत दिख पाता है? क्यों नहीं वो प्रत्याशी चुन के आ पाते जिनके साथ पूरा जन सैलाब खड़ा होता है? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो लोग होते हैं या जो भीड़ होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन चलाया जाता है और राजनीतिक दल के झंडे के नीचे आने के लिए लोग तैयार नहीं थे। मैं ये मानता हूं कि जितने बेरोजगार लोग थे, यदि वो यूकेडी के झंडे के पीछे खड़े हो जाते तो एक राजनीतिक दबाव बनता। 50,000 लोग सदस्यता लेते यूकेडी की उस दिन, अगर सड़क में थे उतने तो। भू कानून का आंदोलन यूकेडी के बैनर के तले होना चाहिए था, राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए था। अब होता क्या है, आंदोलन गैर राजनीतिक लोग करते हैं, बोलते हैं कि हम गैर राजनीतिक है, फिर वो राजनीति में उतरते हैं। और राजनीतिक दल जिनके असल मुद्दे वो हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो थे ही नहीं वहां पे, इन्होंने तो किया ही नहीं, अब इनको वोट कैसे दें? भाई जितने आंदोलन है यूकेडी के बैनर के नीचे लड़ो ना। उपनल अलग परेशान है, आशा आंगनबाड़ी अलग परेशान है, कोविड कर्मचारी अलग परेशान है, बेरोजगार अलग परेशान है, भू कानून भी चाहिए, मूल निवास भी चाहिए, तो लड़ो ना यूकेडी के नीचे। आओ ना एक दिन 2, 4, 5 लाख लोग आओ यूकेडी के बैनर के नीचे। कैसे नहीं मिलेगा आपको? सत्ता बनो ना, भीड़ क्यों बन रहे हो? इस प्रदेश में आप सत्ता बन सकते हो। शायद यही रीजन है कि एकजुट ना होने जैसे ये सारे हैं। अगर हम देखें कि भू कानून समन्वय संघर्ष समिति एक अलग है, लूसन टडोरिया, मोहित डिमरी, ये क्या बेरोजगार संघ से बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान और भी काफी सारे नाम है जो अलग अलग अपने स्तर पे जो है राजनीति भी कर रहे हैं और जो है लगातार अपने मुद्दे भी उठा रहे हैं। अगर ये एकजुट हो जाए तो बड़ी टक्कर दे सकते हैं, जैसे आपने कहा भी है। और शायद अलग अलग हैं, तभी ये रीजन है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इसी सीट पे बैठ के ये कहते हैं कि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, ये दल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली है जी, ये दल खत्म हो जाएंगे? जी, चलिए ठीक है। अब हम खत्म होंगे तो कौन खत्म होगा? पहाड़ खत्म होगा ना, पहाड़ की संस्कृति खत्म होगी। तो ये अगर वो मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी संस्कृति को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो सक्षम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो मुद्दे गैरसैंण के राजधानी इन्होंने खेला है पूरा। दूसरी ये बात कि ये जो तमाम युवा हैं और भी जितने युवा हैं, यूकेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए ना। अब तो हमने बहुत ग्राफ ऊपर कर दिया है, कंधे से कंधा मिलाइए। पर यूकेडी के दरवाजे के अंदर वही आ सकता है जिसमें त्याग, तपस्या और बलिदान करने की क्षमता हो, जो निस्वार्थ प्रेम करे इस पहाड़ से, जो बोल सके कि मुझे मेरा प्रदेश बेहतर चाहिए, हमें अपनी राजनीति नहीं करनी, चलो ठीक है, मैं अपनी महत्वाकांक्षाएं दबा दूंगा, नहीं लड़ना चुनाव, राजधानी गैरसैंण। समर्पण की भावनाएं अगर किसी के अंदर होगी वो यूकेडी के अंदर आएगा, नहीं तो यूं ही मठाधीश बना हुआ रहेगा। हर किसी को मठाधीश बनना है, 65 क्षेत्रीय दल बन रखे, हर व्यक्ति एक पार्टी बना के बैठा हुआ है। क्या है आपकी विचारधारा? क्या है आपका नारा? हमारी विचारधारा पहाड़वाद की है। हमारा नारा जय पहाड़ जय पहाड़ी है, हमारा नारा जय उत्तराखंड है। इनका नारा क्या है? इनकी संस्कृति कौन सी है? इनके विचार क्या हैं? इनके मुद्दे क्या हैं? सारे वही जो हमारे हैं। तो हम क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं? इतना क्या बैर है? किसी नेता से आपको दिक्कत हो सकती है, किसी चेहरे से आपको दिक्कत हो सकती है, पर मेरे झंडे ने क्या बिगाड़ा है? मेरे झंडे पे तो शहीद का खून लगा हुआ है। शांति, क्रांति और समृद्धि का प्रतीक है हमारा झंडा। यूकेडी किसी के घर की पार्टी नहीं है। यूकेडी उसकी है जो त्याग, तपस्या, बलिदान का संकल्प ले और चल पड़े अपनी लड़ाई लड़ने। हिम्मत है तो आएंगे, नहीं होगी तो छत में राजनीति करेंगे। आपको रोकते हुए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे युवा भी थे जो आए लेकिन उसके बाद निकल लिए। अगर मोहित डिमरी जी थे, लूसन टडोरिया,
शिव प्रसाद सेमवाल जी, सब लोग आए, उसके बाद निकल भी गए। और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये बात भी जो है सामने आई कि जब लूसन टोडोरिया जी ने ये बात कही कि कुछ न कुछ मतभेद था विचारधाराओं के ऊपर, या फिर यूकेडी अपनी उस विचारधारा पे नहीं चल रही है जिस विचारधारा पे यूकेडी बनी थी। इस वजह से वो कहीं न कहीं अलग हुए हैं। तो क्या देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? यूकेडी जिसके लिए बनी थी उस विचारधारा पे अगर नहीं चल रही थी, तो तुमने कैसे मान लिया कि वो संगठन यूकेडी है? तुमने ये क्यों नहीं माना कि मैं वो विचारधारा हूं, मैं उस रास्ते पे चलूंगा, तुम क्यों नहीं चले? ये बहुत आसान है उंगली उठाना। भाई कोई संगठन थोड़ना है उक्रांत। उक्रांत तो एक झंडा है, उक्रांत एक विचार है। तुम क्यों नहीं विचार बन पाए? तुमने कब झंडा बुलंद किया यूकेडी का? कब आपने स्पष्टता से मैं अपने नाम के पीछे उक्रांत लिखता हूं, आशीष नेगी उक्रांत लिखता हूं। कब लिखा आपने इतनी स्पष्टता से? आप लोगों के अंदर स्पष्टता नहीं थी। आप संगठन में एक दूसरे पे उंगलियां मत उठाइए कि हम विचार पे नहीं चल रहे। आप चलो ना विचार पे। मुझे कभी किसी ने रोका नहीं, किसी बड़े नेता ने कभी नहीं रोका कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। दूसरी पार्टियों में दबाया जाता है, यहां पे हमें खुला हैंड दिया जाता है कि आप करो काम, प्रदेश हित में करो। हम नहीं तो तुम, हम तो जाने वाले हैं ना इस प्रदेश से, इस दुनिया से जाने वाले हैं वो लोग। कितनी उम्र हो गई है? 80+ हो चुके हैं। अब कौन है उक्रांत? हम लोग हैं उक्रांत। जो आएगा, जो संकल्प लेगा वो उक्रांत है। संघर्ष करो ना, युवाओं के लिए संघर्ष करो, जेल जाने की हिम्मत रखो। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व की परिभाषा क्या है? जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो और खुद को झोंक देने का दम हो, वो नेतृत्व है। मैं तो मानता ही नहीं किसी और को कि वो वही यूकेडी है या वही उक्रांत है। मैं स्वयं में वो झंडा हूं, मैं स्वयं में वो विचार हूं। आप बनिए ना। समस्या ये है कि संगठन की पॉलिटिक्स में आप सीधा पड़ जाते हो। जमीन पे आप काम नहीं करते हो, जमीन पे आप 4 लोग नहीं जोड़ पाते हो, जमीन पे आप आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं हो। आंदोलन करने के लिए आपको गैर राजनीतिक हो जाना है। उस झंडे के नीचे क्यों नहीं चलाया आपने भू कानून मूल निवास, जो 1979 से लेके चल रहा है उस मुद्दे को? चलते ना, उस झंडे के नीचे चलते। मुझे यूकेडी के नाम से लोग जान रहे हैं, आपको भी जानते। सही बात है। तो कहीं ना कहीं क्षमता नहीं थी। क्षमता है तो आओ, मुझे गलत साबित करो, संघर्ष करो। मैं लोग जोड़ता हूं, आप लोग जोड़ो, काफिला बनाते, देखते हैं किसका काफिला बड़ा है। कंपैरिजन में भी कह रहा हूं मैं, अभी भी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अभी भी तो 1-1.5 साल पड़ा हुआ है ना। अभी भी ये प्रदेश जो है बर्बाद होने वाला है। लोग यहां मठाधीश बनने के लिए तैयार हैं। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं, और कोई इस पहाड़ को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। 2026 में परिसीमन होने वाला है। परिसीमन में पहाड़ की विधानसभाएं घटने वाली हैं, तराई की विधानसभाएं बढ़ने वाली हैं। बन जाएगा फिर हमारा राजधानी गैरसैंण, मिल जाएगा हमें जल जंगल जमीन का अधिकार। मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर हम सत्ता में नहीं आए ना तो एक राज्य आंदोलन फिर से छेड़ेंगे, पर वो कल्पनाओं को उत्तराखंड बना के रहेंगे जिसकी राजधानी गैरसैंण हो। उधम सिंह नगर में सीट बढ़ गई, हरिद्वार में सीट बढ़ गई, पहाड़ों की तो सीट घट रही है कंपैरिजन में। तो पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ों को जितनी ऊपर हमारी जो सीट्स हैं वो घट जाएंगी तो उसका विकास तो नहीं हो पाएगा। एम्स पहाड़ का हिस्से का अस्पताल है, वो पहाड़ में क्यों नहीं बना? वो रुद्रप्रयाग की कंदराओं में क्यों नहीं बना? वो कर्णप्रयाग में क्यों नहीं बना? वो पौड़ी में क्यों नहीं बना? और आज अगर हम एम्स में जाते हैं तो स्थिति यह है कि हमारे गांव का केस था, बोला कि 3 दिन अगर तुम नीचे रख सकते हो, उसे जमीन पर रख सकते हो तो रखो, हमारे पास बेड खाली नहीं है। सहारनपुर से लोग इलाज करने नजदीक पड़ रहे हैं उनको, वो यहां से फट एम्स आ जाए। आए वो भी आए, पर हम कहां जाएं? हमें भी तो बताओ। ऊपर का तो आपने रेफर सेंटर बना दिया, हमारे लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, हमारे हिस्से का अस्पताल भी आप नीचे ला गए। ये प्रदेश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, अस्तित्वहीन औचित्यहीन होने जाने वाला है। और सबको अलग अलग आकर अपने भाषण सुनाने हैं, सबको अलग अलग लड़ना है। बर्बादी के कारण होंगे ये लोग जो एकजुट नहीं हुए। मतलब सबके अंदर, मैं ये भी स्पष्ट बोलता हूं, क्या है? ईगो प्रॉब्लम्स है। सबके अंदर ईगो प्रॉब्लम्स है कि नहीं बस मैं। यार किसी को तो बड़ा मानो अपने से। हमें नहीं मानते हो
तो उस झंडे को तो मानो, उन शहीदों के बलिदान को तो मानो, उनके बलिदान के लिए एक हो जाओ ना, उनके बलिदान के लिए संघर्ष करो। ये उनकी कल्पनाओं का उत्तराखंड तो बनाओ, वो तो बना ही नहीं। वो लोग, उन्होंने खून बहा के चले गए अपना, और यहां पे हम तितर बितर हो रखे हैं। मैं तो ये भी बोलता हूं, लकीर लंबी करो नहीं तो अपनी। हम तो कर रहे हैं लगातार अपनी लकीर लंबी, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। अभी भी मौका है इस प्रदेश को बचाने के लिए। शांत मन से एक बार बैठो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी राजनीति कहां तक की है। हमें 2-4 सीट लाके नहीं होगा हमारा प्रदेश बचेगा, हमें सत्ता बनना पड़ेगा। सत्ता बनने के लिए आइए, दरवाजे खुले हैं यूकेडी के, दावेदारी पेश करिए कि कौन सी आपकी विधानसभा है। मैं युवा देता हूं आपको उस विधानसभा में, मैं संगठन बना के देता हूं। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। अब किसी का ध्येय अगर नहीं होगा इतने में भी तो क्या आप कर सकते हैं। भावनाएं देखिए, चेतना जो जागृत होती है वो स्वयं से होती है। हो सकता है किसी के शब्दों से भी हो जाए, पर जब तक आप उस शब्दों पर चिंतन नहीं करेंगे, गहराई से सोचेंगे नहीं, तो तब तक चेतना जागृत नहीं हो सकती। तो चेतना जागृत करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पेन और पेपर लेके कि ये प्रदेश किस लिए मांगा था, किन के लिए मांगा था, क्या मुद्दे थे, और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन सभी को मैं बोलता हूं, एकजुट रहो। जाहिर सी बात है, केवल इन सब के आने से भी नहीं, हर युवा जो संघर्ष कर रहा है उसको आना पड़ेगा, तभी मजबूत होंगे। और युवा लामबंद हो रहा है इस समय। मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस में इतने युवा नहीं होंगे जितने यूकेडी में इस समय युवा है, क्योंकि जुड़ रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप में करीबन 45,000 50,000 करीबन मैसेजेस हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं। चंपावत से आ रहे हैं, बागेश्वर से आ रहे हैं, अल्मोड़ा से आ रहे हैं, कंटप्याग, गैरसैंण, सब जगह से इतने युवाओं का रुझान है। समेटो ना इस चीज को, भुनाओ ना इस चीज को। क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? आशीष नेगी क्या 70 विधानसभाओं पे लड़ेगा? आशीष नेगी, आशुतोष नेगी 70 विधानसभाओं पे लड़ लेंगे। 70 सीटें हैं, अपनी दावेदारी पेश करो। 1 साल रह गया है, मेहनत करो, घर घर जाओ। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? कोई कहेगा इस पूरे प्रदेश में कोई संगठन बोल देगा इतनी बड़ी बात कि सब कुछ हम देते हैं, चलो आओ? तो कह तो रहे हैं, विचार करिए, पर छोटा बन के आना, क्योंकि बड़ा यहां केवल और केवल वो शहीद का झंडा है। मैंने अपने आप को छोटा स्वीकारा है ना, मैंने अपना समर्पण उस सुप्रीम पावर के आगे किया है ना। ये झंडा है, ये बलिदान का झंडा है। मैं उक्रांद हूं, आओ बनो उक्रांद, क्या दिक्कत है? और एकजुट होंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हमको हमारे सपनों का पहाड़ मिलेगा, हमारे सपनों का उत्तराखंड मिलेगा। और बटे हुए हैं तभी जो है उतनी पावर के साथ आगे कोई भी नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, जिस टाइम पे बॉबी परमार चुनाव लड़े थे तो बहुत बड़ा काफिला उनके साथ में था। लेकिन अगर और पार्टी के समर्थन मुझे लगता है कि लिया होता, सबके साथ बैठ के बात की होती, या फिर अलग अलग जितने भी लोग, जैसे आपने कहा भी कि जितने भी युवा संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको अगर एकजुट किया होता तो शायद आज दृश्य कुछ और होता। और अभी भी अगर ये चीज समझी जाए, जैसे कि आपसे पहले यहाँ पे जब शांति प्रसाद भट्ट जी आए थे, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अभी भी ये युवा आए, समझे, समझाएं और एक साथ होकर आगे बढ़े। एक बात और यहाँ पे हुई है कि हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे जो है अस्तित्व विहीन हो रहा है, खत्म हो रहा है। और खत्म, जैसे आपने ये बात कही कि एम्स जैसे हॉस्पिटल है, जब वहां पे हमारा पहाड़ का आदमी पहुंचता है तो ये बात कही जाती है कि 3 दिन नीचे रखिए। वहीं ऋषिकेश के जो कबीना मंत्री रह चुके हैं, वो सदन में ये बात कहते हैं कि भाई साले पहाड़ी। और भी हैं जो बीच सड़कों पर पहाड़ के आदमी को थप्पड़ मार देते हैं। काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन सदन में कोई भी बात नहीं उठाता है, बात नहीं उठती है पहाड़ की। और ऐसे ही कई सारे मुद्दे जो हैं उठते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं उठ पाते कि जिस तरीके से वो उठने चाहिए थे, या फिर वो लोग नहीं उठाते जिन्हें उठाना चाहिए था। ऐसा ही एक मुद्दा है हमारे बेनीताल का, जो मुद्दा
उठना चाहिए था, इतना तीव्र उठना चाहिए था कि वहां की बेनीताल ही जो है एक बाहर के कोई व्यक्ति जिन्होंने वो खरीद लिया, जिसका महत्व इतना ज्यादा है कि हमारे उत्तराखंड की एक शान कही जाने वाली माँ नंदा देवी से वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है वो स्थान, और वो किसी और का हो गया और किसी ने उसकी सुध लेनी तक की नहीं सोची। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। बैनीताल को छीनना मतलब मां नंदा देवी को छीनना, एक शरीर से उसकी आत्मा निकाल लेना, कुछ हमारे लिए ऐसा है। आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास अंग्रेजों के जमाने के कागज हैं, पर हमारे लोग वहां पर गाय चराया करते थे, अभी भी चराते हैं, पर अब वहां पे गेट लग रहा है। वो व्यक्ति ये दिखा रहा है कि हमने अंग्रेजों से लिया है, वो पंजाबी मूल का व्यक्ति है। पर एक थ्योरी ये भी कहती है कि 1972 से पहले डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट था और हम सभी लोग ट्राइबल थे और ट्राइबल की जमीन केवल ट्राइबल ले सकता था। तो फिर कैसे? कागजों में हेरफेर है, इस पे हम लोग आवाज उठाएंगे। निश्चित तौर पे ये सदन का मामला है। सदन में अगर ऐसे नपुंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हम लोग भेजेंगे जिनको समाज से लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही तो हाल रहेगा। गैरसैंण राजधानी में ये 70 विधायक में से एक व्यक्ति नहीं बोला कि गैरसैंण राजधानी बना दो। सदन गैरसैंण में चल रहा है। आत्मा मर चुकी है ना पहाड़ के लिए। पहाड़ को तो चाहते ही नहीं ना ये लोग फल फूल जाए। बैनीताल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसके लिए हम लड़ेंगे, भले ही हमें कोर्ट के माध्यम से लड़ना पड़े, राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए भी लड़ेंगे। जो हमारे स्थानीय विधायक, इनका मुद्दा होना चाहिए था ये कि हम वो सांस्कृतिक धरोहर, और केवल इतना ही नहीं, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने प्राण भी वहीं पे त्यागे हैं। हम जाते हैं वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करने। इतनी बड़ी 35,000 नाली जमीन खरीद लेता कोई? 35,000 नाली, 2-3 पहाड़। हमारे पास 4-5 नाली जमीन भी नहीं बची हुई है गांव में, सरकार अलॉट कर देती है। फिर एक तरफ सरकार बोलती है कि जो बंजर जमीन रहेगी उसको हम ऑक्यूपाई करेंगे और युवाओं को बांटेंगे, इस तरह से बीच में जियो की ऊपर बात चले। तो उसके ऊपर क्यों नहीं करते भाई? वो जमीन हमारी है, सांस्कृतिक धरोहर है, लौटा दो। कोई भी आएगा, कागज दिखाएगा, कुछ हेरफेर करेगा, कुछ भी बना के देगा और कहीं पे भी बोल देगा ये हमारा है। अब मां नंदा देवी की डोली जानी है, कैसे जाएगी? गेट के नीचे से तो डोली जाती नहीं। जिस यात्रा के लिए सरकार इतनी तैयारियां कर रही है, इतने ज्यादा वो कर रही है कि भाई हम तो ये कर देंगे, इस बार यात्रा ऐसी होगी वैसी होगी, और उसके स्थान पे तो, और ये तो हम स्वयं देखते हैं कि कोई भी डोली जो है गेट के नीचे से तो नहीं जाती है। दूसरा एक चीज और है, मां नंदा देवी डोली आएगी। मेरा गांव कनौट है, नौटी के बगल में है, शुरुआत होगी वहां से। कितने लोग आएंगे? हजारों में आएंगे। क्या व्यवस्था है वहां पे? अस्पताल है, पीएचसी है, डॉक्टर है? किस मुंह से भेजेंगे? हमारे लोगों पे अस्पताल नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं। ऊपर से इतने जब यात्री आएंगे, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से माहौल बना हुआ है। अगर कुछ होता है तो क्या व्यवस्था है इनके पास? फर्ज करिए 50,000 लोग आएंगे, व्यवस्था बन पाएगी अस्पतालों में? चलो ठीक है, 50,000 लोग ये जो दर्शनार्थी आए उनके लिए आपने व्यवस्था बना दी, पर उन 1.5 लाख लोगों का क्या जो हमेशा से वहीं रह रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं बनाई अस्पताल? स्वास्थ्य मंत्री घूमते हैं, उसी रास्ते जाते हैं पौड़ी पैठानी अपनी। किस बात के स्वास्थ्य मंत्री? तुम एक अस्पताल की सुविधा नहीं कर पा रहे हो अच्छे से? किस बात के तुम सीएम हो? किस बात के तुम्हारा पद? अस्पताल जैसी बेसिक चीज, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे के लिए शिविर लगाना पड़ता है। रेफ्यूजी वाली फीलिंग आती है कई बार कि हमारे लिए शिविर लगा रहे हैं, आज हमें इलाज मिलेगा। गांव से लोग आते हैं, आज हमें इलाज मिलेगा। वहां पे डॉक्टर आएगा, दवाई, पैरासिटामोल की गोलियां देके वापस भेज देते हैं उनको। क्या इलाज करेंगे? सबके पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? और इतनी बड़ी जनसंख्या,
गैरसैंण से नीचे आप लगा, गैरसैंण में भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, हम्म, करण में भी नहीं। रुद्रप्रयाग में एक प्राइवेट क्लिनिक है, वो थोड़ा बहुत वो देखते हैं, उसके बाद आगे तो कुछ नहीं है। श्रीनगर बेस में थोड़ा बहुत व्यवस्था होगी तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे 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 देखते देखते रस्तों पे हमारे लोग मर गए। तो चाहे बैनीताल का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे राजनीतिक है। खुलकर राजनीति होनी चाहिए, मैनिफेस्टो में लिखा होना चाहिए। ये धर्म का खेला नहीं चलेगा कि छोटे चुनाव में अभी देखिए कितनी संकीर्णता आ जाती है। छोटे चुनाव में बोलते हैं ये बल पट्टी पल पट्टी, ठाकुर बामन हरिजन, ठीक है, इस चीज में बांट देते हैं। छोटे चुनाव में इंसान अपनी पट्टी की एकता बचाता है, अपनी जाति बचाता है, और बड़े चुनाव में धर्म बचाता है, और बुनियादी मुद्दे जस के तस पड़े रहते हैं। ये संकीर्णता, ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स है, ये कहां ले जाएगी? गर्त की दिशा में जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं। और मुझे ये भी बता दूं मैं आपको कि 27 का जो चुनाव है वो बुनियादी मुद्दों पे होने वाला है। युवा किसी प्रलोभन में नहीं आने वाले। पूरे प्रदेश भर के लोग जो बाहर रह रहे हैं, हमारे लोग जितने भी, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि 27 में मतदान करने आना, यूकेडी का दामन थामना, और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन गांवों में सड़क नहीं है, जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वो संकल्प बांधो कि यूकेडी के साथ चलेंगे, हम आपको वो लाके देंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी तो वहीं रहता है। हम थोड़ा ना देहरादून बस गए। तो अगर परिवर्तन चाहिए, मुद्दों का हल चाहिए, तो मुद्दों पर चुनाव होगा, किसी प्रलोभन में चुनाव नहीं होगा, जाति धर्म और रंग में चुनाव नहीं होगा। बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होगा तो बुनियादी मुद्दे हल होंगे। नहीं तो पहाड़ की वही स्थिति है जो हमारी स्थिति है। जब तक हम कमजोर रहेंगे, पहाड़ कमजोर रहेगा, बिल्कुल, संस्कृति कमजोर होगी, धूमिल हो जाएगी, और हम खत्म हुए, सब खत्म होगा। पर हम ताकतवर हुए तो आप भी ताकतवर होंगे। सबसे पहले तो हम ये जो धरना स्थल है, इसको शहर के बीचों बीच करेंगे, ताकि कोई आवाज उठे तो पता तो लगे, तो चले। प्रेस क्लब के बगल में ही करेंगे उसको, ताकि प्रेस वाले वहां से तो जाए, उनकी आवाज तो उठाएं, लोगों को दिखे तो मांग क्या लेकर है। और कोई व्यक्तिगत मांग लेकर तो नहीं बैठता धरना स्थल पे, तो उसको ऐसी जगह पे क्यों फेंका गया है जहां कोई ना जाए। सबसे पहले धरना स्थल को जगह पे करेंगे हम लोग, कि कोई आवाज उठाए कि इस गांव में समस्या है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि हम जाएंगे, बोलेंगे कि भाई बताइए क्या समस्या है, चलिए मिलके हल करते हैं। अब सगन गांव है ऊपर, मैंने उनको ये भी बोला कि चाहे खुद खोदनी पड़े तुम्हारे लिए रोड यार, पर करेंगे तुम्हारे लिए। उनका अधिकार है सड़क पर। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो दिल्ली वाले पे अस्पताल कैसे है और पहाड़ वाले पे कैसा नहीं है, देहरादून वालों पे सड़कें कैसी है और पहाड़ वाले पे कैसा नहीं है, यहां स्कूलों में अध्यापक कैसे हैं और वहां पे क्यों नहीं है। अगर हम भारत के लोग हैं तो मतलब हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना इस देश के संविधान को चुनौती देता है। ये लोग हमसे डरते क्यों हैं, भाजपा और कांग्रेस वाले? इनको पता है जेल में ठुसे जाएंगे, सब नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, साफ सीधी बात है। जेल में ठूसने वाली बात आई है तो एक हाल फिलहाल का एक मुद्दा मुझे याद आ गया। राजनीति का एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब तक इंसान विपक्ष में होता है तब तक उस पे इतने सारे इल्जाम लगते हैं, इतनी सारी जांचें बिठाई जाती हैं, फिर जब वो किसी पक्ष में जाता है तो कैसे सारी जांचें रुक जाती हैं और सारे मुद्दे भी ठंडे पड़ जाते हैं। खैर, अभी जो है हाल फिलहाल में विपक्ष से हरक सिंह रावत जी काफी जो है उग्र हो रखे हैं, काफी वो कई नई बातें जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। जब से ईडी की जांच उन पे से सारा मामला हुआ है, तो एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि भाजपा सरकार पे
जो 30 करोड़ की एफडी है, वो पैसा सारा खनन माफियाओं से आता है, वो पैसा जितने भी माफिया हैं उन लोगों से आता है, और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे और ये भी कहा था कि मैं भी गलत हूँ, मेरी भी जांच होनी चाहिए। तो ये चीज किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई जो कहावत है, अब तो वो खुद ही बता रहे हैं ना कि वो भी दोषी हैं और भाजपा भी दोषी। हमें हमारी बात सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, हमें बता दिया उन्होंने, दोनों दल चोर हैं, चोरों से भरे पड़े हैं और सब जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी उन्होंने स्वीकार लिया। पर उसके बाद पता क्या हुआ, यूकेडी के लोग गए और मुकदमा दर्ज कराया हमने अभी हरक सिंह रावत के खिलाफ, कि जब इसने स्वीकार लिया है, इस व्यक्ति ने यदि स्वीकार लिया है कि इसने भी चोरी की है सिस्टम में लूप होल से, और 30 करोड़ के आसपास का उन्होंने मामला बताया, कुछ ऐसा बता रहे थे कि मैंने भी करवाया खुद, ऐसा उन्होंने बोला। जब इन्होंने स्वीकार लिया है तो अब हमने पुलिस प्रशासन पे दे रखा है कि पहले तो हरक सिंह रावत पे ही मुकदमा हो, उसके बाद ये नाम लेंगे और जिन जिन नेताओं का नाम निकलेगा उन पर मुकदमा दर्ज करेगी। और हम भी देखते हैं पुलिस प्रशासन कितनी ईमानदारी से काम करता है। पुलिस व्यवस्था है कि नहीं है इस प्रदेश में, ये भी पता लग जाएगा आपको। या पुलिस हमारे लिए है कि हम जूते उठाएंगे तो उस पर हम बोल देंगे अरे आपने तो ये काम कर दिया। वहां वो व्यक्ति खुलेआम कह रहे हैं कि हमने 30 करोड़ की धांधली करी है और उसमें भाजपा सरकार भी लिप्त है और करोड़ों का मामला है, तो ये कानून व्यवस्था क्या करेगी? और फिर हम कोर्ट में जाके भी देखेंगे कि क्या इस पे परिणाम निकलता है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था, जो एक पहाड़ की पीड़ा रखने वाली पार्टी को करना चाहिए था, वो हमने किया ना। कौन गया मुकदमा दर्ज कराने? और बताओ, क्योंकि हमारी भावनाएं यही हैं कि एक दिन ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में ठूसे जाएंगे, और इस बात के लिए डरते हैं क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने इतना दंश झेला है, इतना दमन झेला है कि अब तो क्या ही दबाएंगे, इतना हमने झेला है। लोग भी मर गए, राजनीति से बदहाल कर दिया, शहीद स्थल पे आज हमें जाने नहीं दिया जा रहा। वहां तुम सीएम का प्रोग्राम लगा देते हो, वहां सीएम का प्रोटोकॉल चल रहा है। हम तो अपराधी बना रखे हैं, आपने आरोपी बना रखे हैं 3-4 मुकदमे डाल के। हम आएंगे ना तो ये सारी फाइलें खुलेंगी, और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इस प्रदेश से, कह रहा हूं, नारसंग बॉर्डर के पास ढोल धमाऊं और कंडाली के साथ बाहर करेंगे इनको। मतलब तैयारी पूरी है 2027 की? बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी है। ऐसा चुनाव इस प्रदेश में पहली बार होने वाला, जो 27 का जो चुनाव है। क्योंकि आज तक चुनाव आए, जब चुनाव आते हैं तब चर्चाएं आती हैं। अभी चुनाव आने में 1-1.5 साल है और अभी तो लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अभी से लोग मन मनाने लग गए हैं, और अभी से लोग ये प्रण भी लेने लगे हैं कि नहीं, मतलब ही नहीं अब किसी के प्रलोभन में आ जाएं। प्रदेश के युवा तैयार हैं बदलाव के लिए, प्रदेश के युवा नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, सत्ता बनने के लिए तैयार है। बेरोजगार क्यों बने हुए हो? सत्ता बनो। शोषित क्यों हो? पीड़ित क्यों हो? आओ ना, पीड़ितों की फौज बनाते हैं। 13 लाख लोग हैं यूसीसी LUCC वाले, उसमें 13 लाख लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि वहां बीच में एक व्यक्ति जा रहा है, अरे राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। क्यों? क्योंकि उसे पता है राजनीति करेंगे तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। इसलिए ये लोग बोलते हैं, ये नैरेटिव फैलाया जाता है। कोई भी आंदोलन, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, हम अपनी मांगों के लिए हैं, पर इस पे राजनीति न कीजिए। अरे जब तक राजनीतिक दबाव नहीं होगा। अब देखिए, मास्टर प्लान में हम खड़े हुए, मास्टर प्लान के विरोध में बद्रीनाथ में, धामी जी को वो माननी पड़ी। अब बातें, कुछ बातें मानी हैं, और वो भी आश्वासन दिया है धामी जी ने, इन्होंने हो जाएगा, आप जो है आंदोलन को जो है कम कर दो। अब उन लोगों ने कर दिया है, नहीं होगा फिर से बुलाएंगे, फिर से हम आएंगे। हमारा काम तो ये है ना भाई कि प्रदेश में जो जनता बोल रही है वो कर दो, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा है, फिर हमारे पीछे लोग लामबंद होंगे। हमें मजबूत तो आज की भाजपा और कांग्रेस ही कर रही है ना। अरे भाई, मुद्दे ही खत्म कर दो ना उत्तराखंड क्रांति दल के। सत्ता तुम्हारी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम्हारा, बना दो राजधानी गैरसैंण, बना दो पहाड़ों में अस्पताल, छुड़ा दो बैनीताल को, पहुंचा दो सकंड गांव में रोड, वो जितने भी गांव छूटे हुए हैं पहुंचा दो सड़क। आशीष नहीं की राजनीति तो खत्म होगी ना। हम तो मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्दे ही खत्म कर दो। पर नहीं, ध्येय नहीं है।
इन पहाड़ों का विकास भी नहीं करेंगे और इन पहाड़ों में किसी को पनपने भी नहीं देंगे। बस वो कुंडली मार के बैठे रहेंगे। पर जल्दी यूकेडी आएगी तो फिर बड़ा परिवर्तन जरूर होगा। यूकेडी आएगी तो ऐसे तेवर में आएगी, जो पहाड़ को गाली दे रहे हैं ना, बहुत दूर तक भागेंगे। हमने इतना दमन झिलाए, इतने कड़वे घूंट पिए हैं, अभी हमने रामपुर तिराहे पे जो हमारे लोगों के साथ हुआ उसका बदला नहीं लिया हमने अभी। आपको पता है वो लोग जिंदा हैं अभी भी, जिन्होंने हमारे राज्य आंदोलनकारियों पे गोलियां चलाई। मुलायम तो अपनी मौत मर गया, और वो लोग अभी भी जिंदा हैं, वो डीएमएस टीम जिंदा है। सरकार एक तरफ जाती है शहीद स्थल में राजनीति करने के लिए, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव को आप क्या पद्म विभूषण देते हो, केंद्र की सरकार भाजपा। तो हथियारा भी तुम्हारा और जो शहीद हुए वो भी तुम्हारे, पर तुम किसके? दोगला चरित्र है। 25 वर्षों में इन्होंने हमारे शहीदों को तक न्याय नहीं दिलाया। अब क्या बात करते हैं किसी की बहन बेटी को न्याय मिल जाए। अंकिता के हत्यारों को जैसे ही उम्र कैद कठोर कारावास की सजा हुई, पुष्कर सिंह धामी ने वो सजा जो है 14 साल की कर दी मात्र। की थी ना ये। तो अपराधियों से इतना प्यार, और वो जो 19 साल की बेटी मार दी उससे कुछ नहीं। अपनी बेटी होती उसकी जगह तो। इतनी चीजें हो रही हैं, जनता अगर नहीं जागती है भाई तो इसी तरह से बारी बारी लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे, खत्म हो जाओगे एक दिन। और क्या है, यूं तो हर नदी की पहचान अलग है, पर देवप्रयाग में गंगा बन जाना तो तय है। अब गंगा एक पहचान जरूर हो सकती है, संगम जो है वो एक पहचान जरूर हो सकती है, पर संगम भी आपकी इज्जत तभी करेगा जब आपका स्रोत जिंदा रहेगा। तो वो अस्तित्व जिंदा रहे, वो संस्कृति जिंदा रहे, वो भाषा, पहनावा, वो सब जिंदा रहे, तभी देश वाले भी आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि देश में आपका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरे देश में पीने के लिए पानी नहीं है और हमारे पहाड़ों से पानी ही पानी बह रहा है। सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया है, गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट पहाड़ के युवाओं ने दिया है। हर तीसरी खबर, चौथी खबर आप सुनेंगे तो बलिदान दिया, बलिदान। इतना बड़ा योगदान, और आप हमारे घर सुरक्षित नहीं रख सकते। हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, ऊपर से नीचे से जो लोग घूमने आते हैं कि हम नहीं आएंगे तो तुम भूखे मर जाओगे, इस तरह से एक नैरेटिव भी फैलाते हैं लोग। बिल्कुल। पर ये नहीं जानते कि तुम्हारी तो रगों में भी हमारा पानी दौड़ रहा है। तुम्हारे जो खेत लहला रहे हैं वो भी हमारे पानी से हैं। ये एक कुतर्क है, और कुतर्क का जवाब कुतर्क में ही दिया जा सकता है, क्योंकि वो समझते नहीं है कुछ। वो समझते हैं कि अब हमने एक थोड़ा सा चिप्स का पैकेट खरीदा, अब इसकी रोजी रोटी चल रही है। अरे नहीं भाई, ये वो पर्यटन था ही नहीं जो हम कभी चाहते थे इस प्रदेश में। ये क्वालिटी टूरिस्ट चाहते थे। अभी भी जैसे हमने एक चीज मैंने बोली थी कि ग्रीन टैक्स हमें लेना चाहिए। कांवड़ यात्री आ रहे हैं, हेमकुंड साहिब आ रहे हैं। हेमकुंड साहिब तो खैर हमेशा से आते हैं, पर जब 3-3 बैठ के उस सलेंसर फाड़ के कोई व्यक्ति चल रहा है उस सेंसिटिव जोन में, जहां पे शंख बजाना भी अलाउड नहीं है, बद्रीनाथ में, बिल्कुल, वहां पे आप वो डीजे लेके पहुंच जा रहे हो। क्या मतलब है? आपको गंगा जल चाहिए, हरिद्वार से जिस तरह से आते थे लेके जाओ। पहाड़ों में मंडराने का क्या मतलब है? 3-3 4-4 बैठ के आप फिर रास्ते में लड़ रहे हो लोगों से। और सरकार, मुख्यमंत्री पैर धोने पहुंच रहे हैं। ठीक है, स्वागत करेंगे, पर भाई जो गलत कर रहे हैं उनको देखो तो। हमारे हाथों में जिस दिन चीजें आएंगी ना, उस दिन कोई हमारे मूल निवासी के साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा। ये सीधे आदेश रहेंगे पुलिस को, हमारे क्षेत्रीय दल के लोगों को भी।
कि हमारे लोगों के अधिकार, सम्मान, उससे छेड़छाड़ नहीं। आपको जल चाहिए, आप जल लेके जाइए, आपकी धार्मिक भावनाओं का आदर है। 3 बैठना, ये पपड़ाट मचाना, गंदगी मचाना, ये नहीं चलेगा। ग्रीन टैक्स लगेगा इस प्रदेश में। इस प्रदेश में किसी को एंटर होना होगा तो ग्रीन टैक्स पे करेगा सबसे पहले। व्हीकल पे लगेगा, व्यक्तियों पे लगेगा, और पहाड़ में जितनी भी गाड़ियां चलेंगी वो लोग चलाएंगे जो पहाड़ के होंगे। उसका एक कारण है, जो स्किल्ड रहेगा, जिसने पहले से पहाड़ में चलाई है हमेशा, दुर्घटना का शिकार भी नहीं होंगे। रोजगार बढ़ेगा। पानी की फैक्ट्रियां, मैंने जैसे बोला, पानी से रोजगार, टूरिज्म से रोजगार। जब जिस दिन आप ग्रीन टैक्स लगाओगे ना, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इससे लोग कम आएंगे घूमने, पर नहीं, क्वालिटी लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग, जो असली पर्यटक हैं, जिनकी असली भावनाएं, हाँ, जिनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनसे हम नहीं लेंगे टैक्स। पर जो अगर पहाड़ को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, उनसे तो लिया जाना चाहिए। ले रहे हैं, सिक्किम ले रहा है, हिमाचल ले रहा है, लद्दाख ले रहा है, उसी तर्ज पे हम भी लेंगे। हम भी देखते हैं कैसे नहीं आती संपन्नता इस प्रदेश में, पर चीजें हमारी हाथ में तो आए कम से कम। विषय ये है और विषय ये है कि असल जो बात है कि भाई अब युवा जान रहा है कि भाई हमारा भला किसमें है, हमारा बुरा किसमें है, सबसे बड़ी जो बात है। और ये बहुत ही सोचनीय बात होगी, और बहुत ही, मैं कहती हूँ कि शर्म की बात भी होगी कि अगर इतने ज्यादा उबाल के बाद भी हम अपनी सत्ता न बना पाए, या फिर उन लोगों को प्रत्याशी के रूप में ना चुन पाए जो कि असल में चुनने लायक हैं, या फिर जो जमीनी मुद्दों को उठाने लायक है। सर, आपसे बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की, और बहुत सारी बातें हमने भी जानी और हमारे दर्शकों ने भी जानी। और लगातार जब हमारे काफी सारे मेहमान जब पहले भी आए हैं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, चाहे वो पक्ष के रहे हैं, विपक्ष के रहे हैं, यूकेडी के रहे हैं, तो लगातार ये कमेंट जरूर आते थे कि एक बार आशीष भाई को बुला लीजिए, एक बार आशीष नेगी को बुला लीजिए। तो आज बहुत सारी बातें दर्शकों तक वो जरूर पहुंची होगी जो वो जानना चाहते होंगे। बिल्कुल। चाहे वो जूता रखने की बात है, चाहे वो ये बात है कि आशीष नेगी वाकई में चाहता क्या है, उक्रांद क्या है, या फिर क्या हमारे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आशीष नेगी से हमने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी बातें जानी, और ये भी जाना कि वाकई में उक्रांद पहाड़ के लिए क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। साथ ही जाना कि किस तरह से जो है खेल खेला जा रहा है, किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से हमारी ही चीजों को हमसे छीना जा रहा है। खैर, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि हमारा भला किसमें, हमारा बुरा किसमें है। आने वाले मेहमानों से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए हमारे पहाड़ क्या है। बाकी मेहमानों को लेकर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ITG पॉडकास्ट। धन्यवाद।